हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। देखो, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बता रहे हैं। जैसे मान लो कि डोमेस्टिक या पब्लिक सप्लाई पानी करना है ना, तो ट्रीटमेंट हम लोग को करना पड़ता है ये वाटर का। अब ये ट्रीटमेंट करने से क्या क्या होता है, तो इससे रिमूव हो जाता है बहुत सारा इम्प्योरिटीज जो पानी मिला हुआ होता है वो। जैसे कि ये क्या बोलते हैं, बहुत सारा वायरस हो गया, ये सेडिमेंटेशन वगैरह जो प्रोसेस करते हैं ना, है तो उसमें बहुत सारा चीज़ हट जाता है। तो प्यूरिफिकेशन में मान लो कि रॉ वाटर में तुम्हारा क्या है, बहुत सारा फ्लोटिंग मैटर है, सस्पेंडेड सॉलिड है, कोगुलेटेड सॉलिड है, डिजॉल्व सॉलिड है, बैक्टीरियल इम्प्योरिटी है। तो सबको क्या करना पड़ता है ना, कि हम लोग को ट्रीटमेंट के द्वारा हटाना पड़ता है। तो पूरा प्रोसेस को कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो इस ये एक, यानी कहने का मतलब है कि प्यूरिफाई करके एक एक्सेप्टेबल लिमिट तक पहुंचा देते हैं उसको, जो कि ये हो, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्टेबल हो। ठीक है। तो और इसमें प्यूरिफिक इंट्रोडक्शन में और क्या बोल सकते हैं कि वैसे इम्प्योरिटीज। ऑब्जेक्टिव उसका। नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव पे तो आएंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं। देखो ये इस इंट्रोडक्शन में एक बात और ये बोल सकते हैं ना, कि एब्सोल्युटली क्लियर वाटर जो है ना, वो हेल्थ के लिए सही नहीं है। जैसे कि पूरा मिनरल उसमें से निकाला हुआ हो, कहने का मतलब ये है, उसको एब्सोल्युटली क्लियर यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये हेल्थ के लिए सही नहीं। कुछ तरह का मिनरल जो होता है ना वाटर में प्रेजेंट, वो सही होता है। मतलब बहुत सारा इम्प्योरिटीज है, उसको तो हटाना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ मिनरल्स को रहने भी देना चाहिए, जो कि बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ओनली दोज इम्प्योरिटीज शुड बी रिमूव्ड विच आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। ठीक है। अब देखो ये कोस्ट, ये जो पूरा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर है, देखे होगा कि बहुत सारा स्टेज में है, जो कि आगे बताएंगे। तो इसमें क्या होता है ना, कि कॉस्टली अफेयर ही है, यानी कि बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। तो इसलिए म्यूनिसिपालिटी कॉरपोरेशन या जब तक कोई बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड या गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ये पूरा प्रोसेस खुद से नहीं कर पाओगे। खुद से कर भी पाओगे तो मशीन वगैरह आता है, आरओ वगैरह, तो लिमिटेड के लिए हो पाएगा ना पूरा। अगर सप्लाई वगैरह करना है तो इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। हालांकि ये सब फालतू पॉइंट्स है। अब ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। जो कि सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम लोग चलेंगे, ज़्यादा मैम जैसे पढ़ाई नहीं था उधर, वैसे करोगे तो रह जाओगे फिर। तो ऑब्जेक्टिव्स हम बताते हैं, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट्स छूटेगा तो बताना, ठीक ना। तो देखो, टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। यानी कहने का मतलब है कि हार्डनेस जो है पानी से निकाल देना है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हार्डनेस निकालने से क्या होता है ना, है कि डोमेस्टिक यूज जैसे कि कुकिंग, वॉशिंग, और बहुत सारा इंडस्ट्रियल पर्पस हुआ, डाइंग, ब्लीचिंग, स्टीम जनरेशन, ये सब में सही होता है। ठीक है। अगर हार्डनेस प्रेजेंट रहेगा तो जानते हो कुकिंग में प्रॉब्लम होगा, वॉशिंग में होगा, फिर डाइंग, कलर उलर करने में भी दिक्कत करता है। स्टीम जनरेशन, एक अच्छा बॉयलर जो होता है ना है, उसमें अगर हार्डनेस रहेगा ज़्यादा ना, तो ये उसको चॉक कर देता है बॉयलर को, या फिर समझो कि नीचे में सेडिमेंट टाइप का जम जाता है, प्रेसिपिटेट जम जाता है, सेडिमेंट बोल रहे हैं। ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट में और ये आएगा ना कि ट्यूबरकुलेटिंग और कोरेसिव प्रॉपर्टी जो होता है ना वाटर का, जो कि पाइप्स के थ्रू अगर उसको फ्लो करोगे तो पाइप का रेडियस वगैरह कम कर देता है। तो उन सब चीज़ों को भी एलिमिनेट करना। ठीक है। फिर है कि डिजॉल्व्ड गैसेज जो कि हार्मफुल होगा, और कलर ऑफ वाटर ये भी रिमूव होता है इससे, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर से। फिर हुआ कि अनप्लीजेंट और ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट और ओडर जो है ना, यानी कि उसका खराब टेस्ट और गंध, उसको भी हम लोग ट्रीटमेंट, यानी ऑब्जेक्ट्स में ही सब आएगा कि सबको भी हटाना रहता है। फिर पैथोजेनिक जर्म्स, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या है, हानिकारक है, उसको भी हटाते हैं। जल्दी जल्दी थोड़ा बोल दे रहे हैं, ठीक है। आयरन और मैग्नीज जो प्रेजेंट होता है अनवांटेड अमाउंट में, उसको हटा देते हैं। ठीक है। फिर हुआ कि वाटर को पोटेबल हम लोग बनाते हैं, और ये मतलब लिमिट में ला देते हैं। और क्या, सारा मिनरल्स को है ना, जो लिमिट दिया हुआ था आईएस कोड के द्वारा, उसके विद इन लेके चले आते हैं। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना, कि डीमिनरलाइज करने के दौरान मिनरल कम भी जाता है, तो उसको ऊपर से भी ऐड करना पड़ता है मिनरल्स वगैरह को। ठीक है। फिर हुआ कि रिमूव सेटलेबल सॉलिड्स, ये सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एंड नॉन सेटलेबल कोलाइडल इम्प्योरिटीज, ये सब पूरा जो बताया ना अभी, ये सब तुम्हारा ये इसमें आ जाएगा, ऑब्जेक्ट्स में आ जाएगा, कि हम लोग प्यूरिफाइंग ऑफ वाटर क्यों कर रहे हैं। ठीक है। अब बहुत सारा प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन का, उसको बताते हैं। देखो, दो तरह का वाटर हुआ ना, एक सरफेस सोर्स हुआ, एक ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट हुआ। तो सरफेस सोर्स में क्या होता है, कहने मतलब कि पानी जो है ज्यादा उसमें गंदा वगैरह रहता है। ग्राउंड वाटर से आएगा तो वो तो पानी फ्रेश ही रहता है, उसमें हार्डनेस वगैरह के लिए भले ही कुछ करते हैं, और एयर का कमी होता है ग्राउंड वाटर में, तो एयरेशन करते हैं उसमें। तो पहले सरफेस सोर्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट का ये प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले रो रॉ वाटर होगा, उसका स्क्रीनिंग करेंगे। उसका प्लेन सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, और फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, होलसम वाटर उसके बाद मिलेगा।
उसको फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये भेज देंगे। ठीक है, तो ऊपर ऊपर बता रहे हैं स्क्रीनिंग में क्या करते हैं। बताओ अमन, स्क्रीनिंग में क्या करेंगे। जो फ्लोटिंग मटेरियल ये सब होगा हाँ, उसको 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 हटा पहले देंगे। ही हाँ रोक हाँ लेंगे इंटेक से पहले। हाँ, बीच बीच में कम्युनिकेट करने ना वन वे कम्युनिकेशन थोड़ा प्रॉब्लम अरे होता है। ठीक बोलते है, जाना, ये सब तो क्लियर है। हाँ ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं ना, लगता है स्लो बोल हाँ। रहे हैं हम। प्लेन सेडिमेंटेशन में क्या होगा, सस्पेंडेड सॉलिड्स को हटाएंगे, सस्पेंड करा के। कोगुलेशन में क्या होगा, कोगुलेटेड सॉलिड। अच्छा, कोगुलेटेड सॉलिड था या कुछ और था, कोगुलेशन में कोगुलेटेड सॉलिड ही ना होगा। फिर कोगुलेशन में ये बोल इसका कोलाइडल पार्टिकल हटाते हैं ना। कोलाइडल पार्टिकल ना, हम यहाँ पे हाँ। कोगुलेटेड डिजोल्व सॉलिड लिख दिए। पार्टिकल। कोलाइडल, हाँ ठीक बोला मन। और फिर फिल्ट्रेशन में क्या होगा, डिजॉल्व सॉलिड और कुछ तरह का गैसेज है उसको रिमूव करते हैं। और डिसइंफेक्शन तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, ऐसे समझ लो ना कि उसमें बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज वगैरह हटाते हैं। और इन्फेक्शन कर दिए तो होलसम वाटर बन गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कर दो। ये तुम्हारा हुआ सरफेस वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, अब ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट का इसमें एक दो पॉइंट अलग है, बाकी सब प्रोसेस सेम ही है। ग्राउंड वाटर में क्या होगा कि ऐसे तो ग्राउंड वाटर जो है ना म्युनिसिपालिटी यूज करता ही नहीं है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं यार, बोरिंग वोरिंग करना अलाउ नहीं रहता है ग्राउंड वाटर का यूज करना। ज्यादातर सरफेस वाटर ट्रीटमेंट ही करता है। लेकिन किसी किसी केस में होता है ये ग्राउंड वाटर। तो जैसे बिहार में ग्राउंड वाटर लगता है ट्रीटमेंट करता है, मेरे घर तरफ लगाया हुआ भी है ट्रीटमेंट प्लांट, तो सप्लाई वाला जो करता है। तो रॉ वाटर हुआ, उसके बाद उसमें एयरेशन करेंगे, उसके बाद सॉफ्टनिंग करेंगे, फिर फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर डिसइंफेक्शन, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक पहुंचा देंगे। यानी एयरेशन में क्या कर रहे हैं, O2 ऐड कर रहे हैं, और एयरेशन में ये पढ़ोगे कि H2S CO2 और टॉक्सिक गैसेज जो है ना वो रिमूव हो जाता है। फिर सॉफ्टनिंग कहने का मतलब हुआ कि हार्डनेस को दूर करना, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के द्वारा जो था ना, क्या उसको बोलते हैं यार, टेम्पोरारी हार्डनेस, उसको हटाते हैं। फिर अच्छा, डिसइंफेक्शन का कुछ एडवांस टेक्निक में देखो, RO हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, डिस ये सॉफ्टनिंग और डिसैलिनेशन भी ये करते हैं। ठीक है, ये सब क्या बोलते हैं एडवांस टेक्निक में है। तो एक ऊपर ऊपर क्या बता दे कि पूरा डिटेल में ही बताया मन, एक लिखे हैं टेबल टाइप का, जैसे स्क्रीनिंग में क्या करते हैं, रेशन में क्या करते हैं, प्लेन सेडिमेंटेशन बता देते हैं। हेलो, सब एक का को बोलेंगे, सब एक का को बोलेंगे सही रहेगा। हाँ ठीक है, ऊपर ऊपर सिर्फ बताना है, यानी स्क्रीनिंग शॉर्ट में। बताइए थोड़ा। जैसे स्क्रीनिंग का हम शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, हम्म। तो इसमें क्या करते हैं ना कि फ्लोटिंग मैटर को हटाते हैं, और स्क्रीनिंग को कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो इनटेक पॉइंट के पास। ठीक है, आप बताइए एयरेशन के बारे में थोड़ा सा। अभी डिटेल में करेंगे बात, क्या लेकिन अभी बोले? ऊपर ऊपर सिर्फ एयरेशन में क्या करते हैं, ऊपर ऊपर सिर्फ बताना है अभी। एरेशन में सर वही करते हैं जो मतलब ग्राउंड वाटर में O2 की मात्रा कम हो जाती है, वो O2 की मात्रा को मतलब बढ़ाने के लिए एरेशन किया जाता है, ऑक्सीजन अच्छा। की मात्रा बढ़ाने के लिए। हम्म। और कुछ बस बताइए। यही तो जानते हैं एरेशन। ऑक्सीजन का मात्रा ओके बताते हैं। ठीक है, एरेशन में क्या करेंगे ना कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, ग्राउंड वाटर मेनली करते हैं इसमें, लेकिन इसमें ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट, ओडर और डिजॉल्व गैसेज जो है ना CO2 और H2S उसको हटाते हैं। और जैसा कि आप बताएं, डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ाते हैं ताकि वाटर हमारा फ्रेश रहे। अमन, प्लेन सेडिमेंटेशन के बारे में थोड़ा सा बताओ, सिर्फ एक दो लाइन बताना है। अमन। जो सस्पेंडेड पार्टिकल होता है उसको ग्रेविटी के थ्रू लास्ट में सेटल कर देते हैं वाटर के टैंक में। वही हो गया प्लेन सेडिमेंटेशन। किस तरह का पार्टिकल सेटल होगा। वही होगा जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से ज्यादा हो। मैम हमसे ही क्वेश्चन पूछी थी। अच्छा, अच्छा, इसमें बोल रहा है कि सॉल्ट और सैंड है ना, वो भी सेटल करता है। ठीक है। तो अच्छा। आ जाएगा, सस्पेंडेड में आ जाएगा ना वो सब। हाँ ठीक है, थोड़ा सा बताओ सलोनी तुम सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन के बारे में। उसमें जो भी मतलब स्मॉल पार्टिकल रहता है जो सेटल डाउन इजिली नहीं करता है, उसको हम लोग कोएगुलेशन के थ्रू पहले उसका साइज इंक्रीज करते हैं, और उसके बाद जब वो हैवी मटेरियल हो जाता है, मतलब ग्रेविटी उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज कर जाता है, तो फिर उसको हम लोग सेटल डाउन कर देते हैं। और इसमें फ्लॉक्यूलेशन होता है, जो मतलब कोएगुलेशन जब केमिकल ऐड करते हैं हम लोग, तो उसके बाद फिर जो चारों तरफ एक लेयर बनाता है, उसको हम लोग फ्लॉक्यूलेशन बोलते हैं, जिसके कारण वो पार्टिकल का साइज इंक्रीज कर देता है। हाँ ठीक है। और खुशबू बताओ तुम फिल्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा। फिल्ट्रेशन हम तब करते हैं जब सेडिमेंटेशन के द्वारा जो पार्टिकल रिमूव नहीं होता है, तो उस पार्टिकल या बैक्टीरिया वगैरह को रिमूव करने के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं। ये और इसका टाइप वगैरह है तो वो भी बताना।
ना हल्का सा सर्फेस था इसमें, हाँ माइक्रो इसका ऑर्गेनिज्म ही मेनली सर रिमूव कुंदन, करते हैं। हाँ, या फिर हाँ कलर ऑर्डर ये सब को रिमूव करता है, फिर सस्पेंडेड पार्टिकल या कोलॉइडल पार्टिकल को भी इसके डिजॉल्व द्वारा रिमूव पार्टिकल, करता डिजॉल्व पार्टिकल सही बता रहे हैं। मेनली फिल्ट्रेशन में डिजॉल्व पार्टिकल, हाँ बहुत एक सारा जगह देखिए माइक्रो डिजॉल्व ऑर्गेनिज्म भी पार्टिकल। इसी प्रोसेस में हट जी जाता है। हाँ। हाँ ठीक है। अब कहने का मतलब ये है ना कि कोलाइडल और वेरी फाइन पार्टिकल जो कि सेडिमेंटेशन जो है उससे नहीं रिमूव हो पाया था, उसको फिल्ट्रेशन में जाके फिर लास्ट में हटाते हैं। आकाश आप बताइए डिसइंफेक्शन के बारे में, जो कि बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है ना कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसको इनएक्टिव किया जाता है। हाँ मतलब पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय यस किया जाता है, ये नहीं बोलना चाह यस रहे हैं। यस, जिससे हमें अच्छा डिजीज हो सकती है। हाँ देखो, और मिसलेनियस का दो है, वो सिंपल है। सॉफ्टनिंग तो बता दिए थे कि हार्डनेस को रिमूव करते हैं, और एक्टिवेटेड एक कार्बन ट्रीटमेंट जो होता है, जो इसमें चारकोल का यूज करते हैं। तो इससे भी क्या होता है ना कि मैटर कॉजिंग टेस्ट और ओडर जो है ना, उसको कहना मतलब कि फ्री चारकोल जो होता है वो अपने अपनी ओर खींच लेता है, तो उससे भी कम हो जाता है। ये सब मिसलेनियस में आता है, जो कि बहुत छोटे क्या लेवल। सर रिपीट कीजिए इस तो बात, इस बात को चारकोल का रिपीट बोले। करें। अच्छा ठीक है, मैम को भी तो हम ये बताए थे, एक्टिवेटेड कार्बन ट्रीटमेंट भी कभी कभी करना पड़ता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है ना कि फ्री चारकोल का यूज करते हैं, ठीक है। और फ्री चारकोल कैसे बनता है उसको देख लीजिएगा, शायद ये क्या बोलते हैं। सॉफ्टनिंग के लिए, वाटर नहीं नहीं, सॉफ्टनिंग के सॉफ्टनिंग लिए। के लिए नहीं बता रहे हैं, सॉफ्टनिंग के लिए तो सिर्फ बताया कि हार्डनेस को रिमूव करते हैं, ये बताएं पॉइंट। एक्टिवेटेड कार्बन ट्रीटमेंट एक प्रोसेस का नाम बता रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं ना कि टेस्ट और ओडर को रिमूव किया जा रहा है। यानी मान लीजिए कि पहले उतना सारा प्रोसेस करने के बाद भी नहीं हट पा रहा है, तो शायद ये ट्रीटमेंट करने से हट जाए, ठीक है। जैसे आरओ वाला प्लांट में भी सर बताए थे शायद 11th क्लास में हमको, कि उसमें भी कहीं कहीं पे ये कार्बन ट्रीटमेंट किया जाता था पहले, अब किया जाता है कि नहीं नहीं पता है। तो हम बताते हर हैं, बार देखिए नहीं किस किस के बारे होता है। में। हाँ हर बार नहीं करते होंगे। स्क्रीनिंग के बारे में हम बताते हैं पूरा, और फिर एयरेशन के बारे में, दो चीज के बारे में बताते हैं, ठीक है। थोड़ा स्पीड में बताते हैं। देखिए स्क्रीनिंग में कहने का मतलब ये हुआ ना कि वैसे सस्पेंडेड जो कि फ्लोटिंग मैटर हुआ, उसको हम लोग क्या कर देंगे, स्क्रीनिंग मतलब ऐसे ही समझिए ना कि छान लेना, तो ठीक है, तो उसको हटा देंगे, ठीक है। तो फ्लोटिंग मैटर इसमें क्या क्या आएगा, ब्रांच मतलब कि लीव्स आ जाएगा, पत्ता आ जाएगा, ब्रांच ऑफ ट्रीज आ जाएगा, स्टिक्स, मैटर थ्रोन। मान लीजिए बहुत सारा ये पॉल्यूशन हो गया है, सीवर्स वगैरह, उसका भी जो जो बड़ा बड़ा पार्टिकल है ना, स्क्रीनिंग में सब हट जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक वगैरह ये सब हो गया। फिर देखिए स्क्रीन आर प्रोवाइडेड टू एक्सक्लूड सच मैटर फ्रॉम वाटर बिफोर इट एडमिटेड टू ट्रीटमेंट प्लांट। यानी कि ट्रीटमेंट प्लांट से पहले ही इसको लगा देते हैं स्क्रीन को, ठीक है। यानी कहना था कि ट्रीटमेंट प्लांट में ये बड़ा बड़ा पार्टिकल्स वगैरह हट करके जो पानी जाएगा वो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं इसको कि इसको कहाँ प्रोवाइड करेंगे, तो पंप्स या इनटेक वर्क है ना उसके फ्रंट में ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ताकि हमारा लार्ज लार्ज साइज का पार्टिकल है उसको एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है। अब स्क्रीन के बारे में लिखे हैं कि दो टाइप का ये होता है, एक कोर्स स्क्रीन जिसको बार स्क्रीन भी बोलते हैं, और दूसरा है फाइन स्क्रीन। तो कोर्स स्क्रीन या बार स्क्रीन देखिए, तो कोर्स स्क्रीन जो है ना वो कोर्सर फ्लोटिंग मटेरियल्स को ये करता है, ट्रैप करता है, ठीक है। अच्छा इसमें बार ग्रिल्स होता है, तो बार ग्रिल्स का किसी को डाया पता है कितना होता है। इसमें बड़ा बड़ा रॉड रहता है बार ग्रिल, 25 mm शायद होता है। 20 to 25 25। 20 to 25 mm, ठीक है। तो अच्छा, तो इसका स्पेसिंग के बारे में तो बहुत सारा जगह पे हम देखे, लेकिन 75 से 100 mm तक भी देखे हैं। जैसे कि दीपक जी का नोट्स हाँ में कितना था आपका, आपका लगता है कि 1 कितना था। 2 से 10 सेंटीमीटर है। हाँ तो 2 से 10 सेंटीमीटर लिखे हैं आप, यानी 20 mm से लेकर के कितना हुआ। हाँ तो रेंज है, 100 इसी mm। रेंज में आ जा रहा है आपका, सुपर सेट हो गया और क्या, सबसेट है 75 mm से 100 mm, ठीक है, यही होता है। अच्छा फिर देखिए दीज आर केप्ट इंक्लाइंड एट 45 to 60 डिग्री, इसको 45 से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड करके रखते हैं, ये कोर्स वाला स्क्रीन को। तो रखने का क्या इसका कारण भी है, जैसे कि इजी क्लीनिंग हो जाता है, साथ ही साथ सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ये सरफेस एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है, मतलब कहना इंक्लाइंड रखेंगे तो उसका ज़्यादा एरिया कवर करेगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है ना कि फ्लो वेलोसिटी जो है उसको भी कम कर देता है ये। तो इससे क्या होता है हमारा कि ये अच्छा से रिटेन कर पाता है पार्टिकल्स जो है स्क्रीन पे। अच्छा इसमें एक पॉइंट और लिखे हैं ना कि वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है ना स्क्रीन के द्वारा, उसको ये ज़्यादा नहीं रखते हैं, यानी 0.8 to 1 मीटर पर सेकंड ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो शायद काम नहीं करेगा।
अच्छा, और कोई पॉइंट ऐड करो कोर्स स्क्रीन में जो कि हम छोड़ गए। इसका एक और नाम था, जैसे कोर्स हुआ, बार हुआ, और एक होता है ट्रैश रैक। ट्रेस रैक। हाँ, अच्छा ठीक है, ट्रेस रैक। बस इतना ही था। और कोई पॉइंट? नहीं, सब बोल दिए। हाँ ठीक है, फाइन स्क्रीन के बारे में बोल रहे हैं। फाइन स्क्रीन ऐसे समझो ना कि वायर का मेश होता है, यानी जाली बना हुआ होता है, ठीक है। तो फाइन स्क्रीन आर प्रोवाइडेड आफ्टर बार स्क्रीन, ये इसको बार स्क्रीन के बाद देते हैं, ठीक है। कभी कभी, कभी कभी क्या, मान लो कि वैसा पानी जिसमें, हालांकि यहाँ पे दो तरह का कंप्लीशन है कि कभी कभी तो हम लोग सिर्फ कोर्स स्क्रीन देते हैं और कभी कभी सिर्फ फाइन स्क्रीन देते हैं। हालांकि मैक्सिमम तौर पे हम लोग को कोर्स स्क्रीन ही सिर्फ देना चाहिए। तो देखिए, मतलब ऐसे समझ लो कि दोनों को अल्टरनेट, मतलब जरूरत के हिसाब से देते हैं। अब देखो, फाइन स्क्रीन को अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? इसमें क्या होता है ना कि बार बार क्लॉगिंग हो जाता है फाइन स्क्रीन में, यानी कि कचरा जो है वो सब जम जाता है और इसको बार बार साफ करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। तो समझ लो कि ये कन्वेइंग बेल्ट टाइप का भी एक बना सकते हो या फिक्स्ड भी बना सकते हो, जिसको निकाल के साफ करना होगा, ठीक है। कन्वेइंग बेल्ट टाइप का रहेगा तो जैसे ही तुम्हारा मतलब चलते रहेगा वो, ठीक है, यानी कि चलते भी रहेगा और उसका साफ भी होते रहेगा। तो हेंस फाइन स्क्रीन आर प्रोवाइडेड ऑन ड्रम, यानी कि चलते रहने के लिए इसको एक ड्रम जैसा एक क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन रहता है। तो अच्छा, इसका एक डाया लिखे हैं कि होल्स, यानी कि जो मेस है ना, वायर मेस, उसका 6 mm लिखे हैं। बताओ कि ये डाटा सही लिखे हैं या कुछ और होना चाहिए इसमें। कहीं कहीं तो हम 10 मैम mm में भी तो देखे हैं। 10, हाँ 10 mm। हाँ 10 mm कहीं कहीं हम देखे हैं, इससे वो है 6 mm से 10 mm वो वैरी करता होगा। वैसे में हाँ 10 mm है ना। अच्छा, ड्रम्स जो है वो रोटेट करता है और ये रिमूव करते रहता है कंटिन्यूअसली, यानी कि कचरा जमा और उसको साफ करते रहो, ऑटोमेटिक स्ट्रेनिंग इसमें होते रहता है। तो कह सकते हैं इसको कि फाइन स्क्रीन नॉर्मली गेट क्लॉग्ड एंड आर रिक्वायर्ड टू बी क्लीन्ड ऑफ इन, यानी कि उसको बार बार साफ करना पड़ता रहता होगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और लिखे है ना कि ये जो है प्रोसेस पूरा, मतलब कि कॉस्टली प्रोसेस कह सकते हैं, यानी ऑपरेशनल कॉस्ट इसका ज्यादा है, इसलिए नाउ डेज फाइन स्क्रीन को हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। फिर लिखे हैं ना कि दिस पार्टिकल्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन इंस्टेड ऑफ रिमूविंग देम इन स्क्रीनिंग, यानी कहने का मतलब है कि छोटा छोटा ही पार्टिकल्स में इसमें ये होता है, तो सेडिमेंटेशन में वो सब पार्टिकल को हम लोग रिमूव करेंगे फाइन स्क्रीन को अगर नहीं लगाते हैं, तो वो जाके आगे जा करके ये होगा। और रिकमेंडेशन में लिखे हैं ना कि ओनली कोर्स स्क्रीन को ही हम लोग प्रेफर करते हैं, फाइन स्क्रीन को हटा देते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक टाइप्स तो ये तो दो बताए ना, दो टाइप कौन कौन बताए, कोर्स स्क्रीन, बार स्क्रीन, और एक ट्रेस बताया अमन, और दूसरा हुआ फाइन स्क्रीन, ठीक है। अ, ये टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ स्क्रीन में भी टाइप्स लिख सकते हैं, ठीक है। एक फिक्स्ड स्क्रीन लिख सकते हैं, जो कि जैसे कि बार स्क्रीन तो लगता है कि फिक्स्ड ही मेनली रहता है। फिर मूवेबल, एक मूवेबल कहने का मतलब है कि अपनी मर्जी से वो नहीं घूमेगा, जब जरूरत पड़ेगा तब हम लोग उसको हटा करके उस स्क्रीन को साफ करेंगे, ठीक है। और एक हुआ मूविंग, तो फिक्स्ड स्क्रीन, मूवेबल और मूविंग। मूविंग मतलब ऑटोमेटिक वो चलते रहेगा, ठीक है। यहाँ तक बता दिए। अच्छा, कुछ पॉइंट छूट रहा है तो ऐड कीजिए इसमें। अमन, छूट रहा है कुछ? अमन क्या बोल रहे हैं? ट्रैश। अच्छा अमन देखिए, क्या बोल रहे हैं कि आप ट्रैश? ट्रेस कोई बताएं कि ट्रेस स्क्रीन मतलब कोर्स स्क्रीन का ही दूसरा अल्टरनेट नाम बताएं, वो ट्रेस, ट्रेस ही बताया ना मन। चलिए एयरेशन के बारे में हम बताते हैं, ठीक है। तो एयरेशन क्या होता है पहले ये समझिए। तो एयरेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना है कि एयर के कांटेक्ट में लाते हैं पानी को, ताकि जो ये ऑक्सीजन जो है एयर से एब्जॉर्ब कर ले, यानी कि मिल जाए उसमें, ठीक है, वाटर में। मिलने से क्या होता है कि हमारा वाटर का फ्रेशनेस बरकरार रहता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो 70% तक रिमूव हो जाता है ये एयरेशन करने से। 70% नहीं, और तो टाइप्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखे हैं कि 70% तक हट जाता है। और साथ ही साथ बैक्टीरिया जो है ना वो भी इसमें किल हो जाता है इस प्रोसेस में। और पार्शियली आयरन और मैग्नीज को ये क्या कर देता है ना कि ऐसे भी समझना कि आयरन और मैग्नीज ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो उसका ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि प्रेसिपिटेट के तौर पे वो जम जाएगा नीचे सेडिमेंटेशन में, उसको हटा देंगे फिर। अच्छा, इसमें क्या है ना कि H2S गैस भी हट जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसके बाद हम लोग को एयरेशन में पढ़ना है उसका फंक्शन। तो फंक्शन बता देते हैं इसका। तो फंक्शन में है कि वोलाटाइल सब्सटेंस, यानी जो जो सब्सटेंस उड़ सकता है उसको उड़ा देते हैं, जैसे कि H2S उड़ सकता है हवा में, CO2, और और बैड टेस्ट जो है और ओडर भी हट जाता है इससे, ठीक है। इसमें क्लोरीन के कारण जो ओडोर रहता है वो भी हट जाता है। ये इस सब ऑब्जेक्ट्स में ही आएगा। यानी रिमूवल ऑफ गैसेस विच आर फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन, जो कि पहला ही पॉइंट बताया ना वोलाटाइल। मान लीजिए कि
ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन के कारण बहुत सारा गैसेस अंदर अंदर जमा हो जाता है, जो कि एंड प्रोडक्ट बनता है ना, H2S, CO2 और मीथेन गैस वगैरह, ये सब भी हट जाता है एयरेशन में। फिर है कि टू इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल, तो समझ रहे हैं कि ये मिल जाता है, यानी कि DO ना उसको बोलेंगे अमन, डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिससे कि हमारा हाँ फ्रेशनेस जो है पानी का बरकरार रहता है ज्यादा टाइम तक। हाँ ठीक। वही बोलेंगे। हाँ ठीक है। और फिर उसी इंट्रोडक्शन में ही हम बताए थे, तो ऑब्जेक्ट्स में भी ये पॉइंट लिख सकते हो कि टू ऑक्सीडाइज आयरन एंड मैग्नीज सो दैट दीज कैन प्रेसिपिटेट एंड फर्दर रिमूव्ड। ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट लिखे हैं इसमें फंक्शन में ना, ऑब्जेक्ट में, कि टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया टू सम एक्सटेंट बाय एगिटेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग एरिएशन। एरिएशन जब करते ना है तो एक प्रोसेस होता है एगिटेशन, इससे बहुत सारा बैक्टीरिया ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। एगिटेशन के बारे में बताओ तो हमन कुछ बोल बे, ब्लैंक का हो गया। हाँ नहीं पढ़े अभी तक। अच्छा, एगिटेशन एक प्रोसेस है, पता नहीं आगे सही। लगता है पढ़ना है हम हमको ये वाला। किसी को पता है एगिटेशन के बारे में? अच्छा नहीं पता। हम गूगल अभी किए थे थोड़ा देर पहले, तो हम लिखे हैं थोड़ा सा कि इसमें क्या करते हैं ना, कि ड्रिल्ड पाइप्स होता है जिसमें बहुत सारा मतलब कि होल्स वगैरह रहता है, तो उससे जो है लो प्रेशर में हम लोग मतलब पानी के अंदर ही वो पाइप रहता है, उससे लो प्रेशर पे एयर को ब्लो करवाते ना है, तो ये पूरा प्रोसेस को एगिटेशन कहेंगे। और एगिटेशन करके हम लोग बैक्टीरिया को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ जो कि है आउट ऑफ सिलेबस बात लिखे हैं उसको बता देते हैं। जैसे इफिशियंसी ऑफ एरिएशन जो है ना, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज इन रॉ वाटर, यानी कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा ये वर्क करेगा। फिर लिखे है ना कि एक्सपोज्ड एरियाज टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसका रेशियो पे डिपेंड करता है इफिशियंसी जो एरिएशन का, यानी जितना फाइन पार्टिकल्स में तोड़ेगा स्प्रे करे या जो भी करे, उतना ज्यादा उसमें एयर का मिक्सचर होगा। ठीक है। और टाइम पे भी डिपेंड करता है कि जितना एयर टाइम रहेगा ना उतना ज्यादा ये एयर उसमें जाएगा। यानी कहने का मतलब है जितना ऊपर तक स्प्रे करवाएंगे ना, जैसे कैसे देखे होगे ये बहुत सारा बहुत ऊपर तक स्प्रे उड़ा दे रहे हैं, तो उसमें ज्यादा एयर मिलेगा और वो पानी ज्यादा दिन तक फ्रेश रहेगा। फिर वाटर का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा, वाटर के टेम्परेचर पे इनवर्सली होगा कि डायरेक्टली होगा, इसको कोई बताइए। इनवर्सली होगा। हाँ इन्वर्सली जितना होगा, टेम्परेचर इन्वर्सली हाई होगा। दिए उतना कम। हाँ हाँ ठीक है, इनवर्सली होगा, लेकिन कुछ ही लिमिट तक होगा। बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा तो भी नहीं होगा, और बहुत ज्यादा गर्म रहेगा तो भी नहीं होगा। अरे इनवर्सली लेके चलो ना। हाँ, इनवर्सली नॉर्मल कंडीशन में इनवर्सली बोलना सही रहेगा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बता देते हैं कि एयरेशन करने का कुछ एडवांटेज। ठीक है। तो सिंपल सिंपल बात लिखे हैं कि जैसे कि ये सिंपल मेथड हुआ और इसमें सिंपल इक्विपमेंट चाहिए होता है। ठीक है। इसमें नो स्किल्ड लेबर का जरूरत नहीं पड़ता ऑपरेशन करने के लिए। कोई भी छोटा मोटा भी है ना वर्कर, उसे भी करवा सकते हो। इसमें ऑन ऑफ नहीं करने रहना होता होगा टाइम के अकॉर्डिंग एयरेशन में। फिर लिखे है ना कि इसमें मिनरल कंटेंट को कोई कुछ नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी केमिकल तो ऐड कर नहीं रहे, तो प्योर नेचुरल प्रोसेस है एक तरह से हुआ कि हवा में से पानी को फाइन ड्रॉपलेट्स में तोड़ दे रहे हैं। ठीक है। अब आगे लिखे हैं मेथड ऑफ एरिगेशन, ये एरेशन, जिसमें लिखे है ना कि फाउंटेन स्प्रे नोजल को एक ही में लिख दिए हैं। ठीक है। ये पहला टाइप हो गया फाउंटेन स्प्रे नोजल। फिर लिखे हैं कैस्केड एरिएटर, फिर इंक्लाइंड एप्रोन एरिएटर, जो कि हमको थोड़ा सा लगा कि इसको नहीं लिखना चाहिए, इसलिए नहीं लिखे उसके बारे में। फिर है एयर डिफ्यूजन मेथड और ट्रिकलिंग बेड और मल्टीपल ट्रेज, ये 5 तरह का लिखे हैं। अच्छा, कोई और टाइप आप लोग लिखे हैं क्या? 5 तरह का हम लिखे हैं। चलो कोई नहीं। तो 2 के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं अमन, बाकी फिर तुम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करना। तो हम फाउंटेन्स स्प्रे नोजल के बारे में बताते हैं। ठीक है। तो इन दिस मेथड वाटर इज स्प्रिंकल्ड इन एयर और एटमोस्फेयर थ्रू स्पेशल नोजल्स। ठीक है, विच ब्रेक्स वाटर इनटू माइन्यूट ड्रॉपलेट्स। तो फाउंटेन या स्प्रे नोजल में क्या करते हैं हम लोग, स्प्रिंकल करते हैं एयर में वाटर को, एक स्पेशल नोजल होता है जिसमें हाई प्रेशर के द्वारा। तो उससे क्या होता है ना कि फाइन बहुत ही छोटा छोटा एक्सट्रीमली माइन्यूट ड्रॉपलेट्स में, यानी समझो कि बिल्कुल पानी कैसे लगता है कि ये स्प्रे करने पे बिल्कुल हवा जैसा बन गया है, वैसा ही बन जाता है। ठीक है। इसमें बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स ड्रॉपलेट्स में हो जाता है। तो इससे क्या हो रहा है ना हमारा कि वाटर ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जितना छोटा पार्टिकल उतना सरफेस एरिया बढ़ेगा और ज्यादा कॉन्टैक्ट के मतलब एयर कॉन्टैक्ट में ज्यादा आएगा। ठीक है। तो सच टाइप ऑफ एरिएटर रिमूव्स, यानी कि डिजॉल्व गैसेज जैसे CO2 और H2S है ना, इसको 90% तक ये रिमूव कर देता है। ठीक है। और लिखे हैं कि स्प्रे में भी वर्टिकल, अच्छा इसको वर्टिकल और इंक्लाइंड दोनों लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें लिखे हैं ना कि प्रेफर्ड हम लोग को करना चाहिए वर्टिकल, बताओ कारण क्या है? ये वर्टिकल नहीं है, इंक्लाइंड को प्रेफर करना चाहिए। किसी को पता है इंक्लाइंड क्यों करते हैं?
अरे रीजन था यार इसका, ये था ना कि हाँ बताओ। बीच में जो बन जाता है ना वैक्यूम वाला गैप, शायद वो नहीं बनेगा। हाँ वैक्यूम वाला गैप, और शायद ये भी हो जाएगा, जैसे मान लो कि सर्कल वाला लगाए हो ना, और मतलब वर्टिकल ही ना उसका होता है पाम ट्री जैसा फ्लो, तो क्या होगा ना कि हाँ, इंटरसेक्शन भी होते रहेगा। तो उसको ज्यादा इंक्लाइन पे इंक्लाइन लगाएंगे तो इसलिए सबका रहता अपना अपना प्लेन रहेगा फ्लो करने का। अच्छा, प्रेशर रिक्वायर्ड इसमें बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट भी करते हैं बहुत केसेस में। और एरिया भी इसमें ज्यादा होता है, ऐसे प्रेशर लिखे हैं 0.7 to 1.4 kg/cm²। और हेड के बारे में लिखे हैं कि 8 से शायद 10 मीटर का हेड इसमें चाहिए होता है, उतना प्रेशर। स्पेस इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए इसको जो है ना जहाँ स्पेस ज़्यादा रहेगा वहीं यूज़ करेंगे। अच्छा, कैस्केड एरिएटर भी लिखे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो कैस्केड एरिएटर जो हुआ ना, सिंपलेस्ट फ्री फॉल एरिएटर हुआ, यानी कि पानी में इसमें कुछ स्प्रे स्प्रे नहीं करना है, ये फ्री फॉल होगा। यानी ग्रेविटी के कारण बस पानी ऊपर ले जाकर छोड़ दो, वो अपने आप नीचे आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि कंक्रीट का स्टेप्स बनाते हैं, जिससे कि हमारा पानी जो है पतला पतला थिन लेयर के, मतलब मान लीजिए ना कि कंक्रीट का जो स्टेप्स बना है ना, उसमें वियर टाइप का यानी कि बांध टाइप का साइड साइड में बना देते हैं। तो पानी उसमें भरता है, और भरने के बाद बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आता है, ठीक है, यानी थिन सीट बन जाता है। अच्छा, वियर कहाँ पे देंगे, तो एज ऑफ ईच स्टेप के पास देंगे, ठीक है। थिन सीट ऑफ वाटर विच कम्स डाउन ओवर स्टेप्स कॉन्टैक्ट एटमोसफेयर, यानी कहने का मतलब कि थिन सीट जो पानी का नीचे गिरा ना स्टेप्स टू स्टेप्स, तो वो वाटर के कांटेक्ट, ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, और ये हो जाता है, मतलब कि उसमें मिल जाता है हवा, और क्या। फिर लिखे है ना कि ये एरिएटर जो है उसमें 3 से 4 ही स्टेप्स बनाते हैं, जो कि सर्कुलर या स्ट्रेट रहता है। और इसको ज़्यादा इफिशिएंट नहीं मेथड कर सकते हो, और जहाँ कम स्पेस रहेगा वहाँ इसका यूज करेंगे। और कुछ लिखे हो क्या पॉइंट सामान इसमें? है। एक और था, ये जो वाटरफॉल होता है वो उसका हाइट था 1 to 3 मीटर। 1 to 3 मीटर ना, हमको लगा कि ये बोलना चाहिए पॉइंट। अच्छा सिंपल ठीक जो है, और रहता है आगे ना बताओ। कैस्केड उसके लिए। हाँ तो आगे आगे बताओ ना, कैस्केड हम बता दिए ना, इंक्लाइंड एप्रोन के बारे में बताओ, नहीं तो उसको रहने दो। एयर डिफ्यूजन बताओ, जो कि इंपॉर्टेंट हमको लगा। और ट्रिकलिंग बेड, 2 3 तुम बताओ। एयर डिफ्यूजन में क्या करते हैं, टैंक एक होता है जिसमें वाटर भरा हुआ रहेगा, उसके नीचे में एक पाइप का नेटवर्क लगा देंगे जिससे एयर को कंप्रेस करेंगे, वही एयर जो है एयर बबल बन जाएगा और फिर ऊपर की ओर मूव करने का ट्राई करेगा और वाटर से मिक्स हो जाएगा। तो वाटर मिक्स हो ही गया, यही हो गया एरेशन। और मतलब जैसा इसका कि हम लोग मछली एडवांटेज, वाला में देते हैं ना, मछली जिसमें रहता है हाँ उसको नीचे हाँ ही से वही हवा वही फ्लो करवाते पंख हैं। पंख ही लगा देते ना है नीचे से। रिपल क्या होता है? रिपल क्या बोल रहा है? रिपल क्या होता है? RIFFL? RIFFL पता नहीं। रिफल और शायद ये था उसको बोलते इसका, होंगे यार, जो शेप बनाता है ना पानी फ्लो से, मैं उसी को बोलता हूँ। पता नहीं है। डिटेंशन पीरियड इसका होता है 15 मिनट, मतलब 15 मिनट पानी को रख कर उसमें कंप्रेस एयर करना है। और इसका 75% एफिशिएंसी होता है कार्बन को हटाने का। इतना ही बहुत है। और बताते जाओ तो रुका है क्या? अरे और बोल बताओ रहे ना हैं यार, कि पेज इसको पलटेंगे तब ना। अच्छा, इसमें लार्ज एरिया चाहिए या ये कम चाहिए? ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि टंकी ही तो यूज कर रहे हैं। अरे इसमें हम डिसएडवांटेज में लिखा हुआ है कि इसमें ज्यादा एरिया चाहिए, साथ ही साथ इक्विपमेंट इसमें बहुत ज्यादा लगता है, तो कॉस्टलियर भी है। क्या बोलते हैं इस हाँ, बारे में? डिसएडवांटेज तो हम नहीं लिखे हैं, ज्यादा हो जाएगा काहे कि टाइप्स में पूछेगा तो एगो सिंपल टाइप नहीं पूछेगा, चारों लिखना होगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज में लिखने चलेंगे ना तो हो गया। मतलब उसी में आगे, घुसा दो। अच्छा ठीक है, अच्छा आगे बताओ। ठीक है। अगला है ट्रिकलिंग वेट मेथड। इसमें क्या करते हैं को इसमें पता है क्या करते हैं, स्टेप बाई वाटर को बना देंगे, पंप लेकिन करते हैं। परफोरेटेड है ना ट्रे का एक बना देंगे सीढ़ी टाइप का, नीचे पानी रहेगा, उसके ऊपर एक प्लेट, उसके ऊपर एक प्लेट, उसके ऊपर एक प्लेट। सबसे पहले जो पहला प्लेट होगा उसमें सैंड ड्रेन डालेंगे, दूसरा में कोक रखेंगे और तीसरा में कोई ब्रोकन स्ले है वो रखेंगे, ठीक है। और फिर ऊपर से अगर पानी स्प्रे होगा तो परफोरेटेड ट्रे है और तीनों से वो मतलब सीव होते 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 नीचे आएगा। तो जो जो मेरा क्या बोलते हैं वाटर है वो ऊपर से जो है वो एटमॉस्फेयर से भी मतलब रिलेट कर लेगा और इससे सन भी जाएगा, तो ये वाला इसलिए यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। और जो ट्रे का बीच का दोनों का कंजुगेटिव हाइट होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा। और क्या लिखा हुआ है, परफोरेटेड हाइट ट्रे, उसका 25 सेंटीमीटर।
परफोरेटेड ट्रे का जो लिखा हुआ है साइज लिखा हुआ है 5 से 7.5 सेंटीमीटर, और जनरली 3 या 4 ही ट्रे यूज करते हैं। अच्छा और ठीक है। इसके और बाद ट्रिपलिंग रेट हॉरिजॉन्टल जैसा प्लेट जिसमें इज बोल रहे हैं ना। 45 सेंटीमीटर हाइट होता है हाँ इसका। हाँ, ट्रिपलिंग वाला जो बोल रहे हैं, बताओ उसके बारे में। अरे वाह, वही है मतलब पानी जो है ट्रिकल मतलब क्या होगा, ड्रिप टाइप का वही है, ऊपर से स्प्रे करते हैं पानी को, इसलिए इसको ट्रिकिंग बोल रहे हैं। रिफल और जो क्या बोल रहा था पाइप ना, से वो निकल जाएगा। रिफल कहने कनेक्शन मतलब है ना मैन हैकर की, ये वेव जैसा फॉर्मेशन को ही रिफल यहाँ पे बोल रहे हैं, समझो तो। और रिफल होगा, जितना ज्यादा रिफल होगा ना, वेव बनेगा ना, उतना ही ज्यादा उसमें हवा मिलेगा, यानी एयर का ये होगा, कांटेक्ट होगा। एरेशन इतना ही तो था, 4 ही लिखे हैं। और एक ये भी नहीं चलिए बोल तो रहा कि ईच हॉरिजॉन्टल प्लेट होता है ना 25 अरे सेंटीमीटर उसका हाइट होता है। रिफल का तुम्हारा इंक्लाइंड एप्रोन में लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ एरेटर वाटर इज अलाउड टू फॉल along an inclined apron with refill plates to cause breaking up of flowing sheet of water for irrigation and aeration. चलो ठीक है, बहुत हैवी डिस्कस कर लिए हम लोग इसमें एयरेशन के बारे में। रिफल प्लेट है, समझो, ठीक है, हाँ प्लेट है, अच्छा। और प्लेट में पता है थोड़ा थोड़ा ऊंचा ऊंचा मतलब वर्टिकल टाइप का जो होता है ना हाइट, वो बना हुआ है जिससे कि वाटर है ऊपर से चढ़ कर पार हो रहा है, भाई ये रिफल। चलिए बताइए दीपक जी, प्लेन सेडिमेंटेशन को थोड़ा डिटेल में। क्या हुआ दीपक जी? बता प्लेन sedimentation. Sedimentation is first operation employed to remove suspended particle from water. मतलब आप स्क्रीनिंग कर लिए सरफेस वाटर, इस सेकंड यूनिट होता है प्यूरिफिकेशन का, प्लेन सेडिमेंट। इसमें आप सस्पेंडेड पार्टिकल, जो उसमें ऐसे पार्टिकल जो वाटर में सस्पेंडेड रूप से मूवमेंट करते रहते, वैसे पार्टिकल को मूवमेंट के लिए हम प्लेन सेडिमेंटेशन प्रोसेस अपनाते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान देने की बात है, सस्पेंडेड पार्टिकल का साइज हम लोग को याद रखना चाहिए कितना होता है। तो सस्पेंडेड पार्टिकल का साइज आपको 10⁻⁻⁻1 to 3 होता है। ऐसे पार्टिकल को हम सस्पेंडेड मतलब एमएम है ना, 10 पार्टिकल to the power -1 से हाँ 10 to the power -3 mm, यही ना? 3 अच्छा होता है। हाँ, सस्पेंडेड पार्टिकल्स पर आप कुछ जान लेते हैं। पार्टिकल्स हुई स्पेसिफिक ग्रेविटी इज स्लाइटली देन द वाटर से ज्यादा होना चाहिए। ड्यू टू दिस वे दे नेचुरल टेंडेंसी टू गेट सेटल डाउन इन वाटर चेंज ऑफ टर्बुलेंस एंड फ्लो वेलोसिटी। मतलब कहने का मतलब है सस्पेंडेड पार्टिकल एक प्रॉपर्टी जाड़ होती है, क्योंकि ग्रेविटी जो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी उनका वाटर से ज्यादा होता है, जिस वजह से वह नेचुरल उनका एक गुण होता है कि वो सेटल डाउन कर जाते हैं वाटर में। आपको कोई टर्बुलेंस करने के लिए, कोई हलचल करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो रूप से अपने सेटल डाउन हो जाते हैं। इन implementation tank suspended particles are removed by controlling flow velocity and flow। यहाँ दो शब्द का ध्यान बहुत देना जरूरी है। ये फ्लो वेलोसिटी क्या होता है और दूसरा होता है फ्लो ओवर वेलोसिटी क्या होता है। इस चीज को हम टर्म को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया आगे। अच्छा बताइए, आगे बताइएगा, ठीक है। बताते हैं आगे, बता ही देते हैं यहाँ पे क्या होता है। फ्लो वेलोसिटी क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होता है ना, उसको फ्लो वेलोसिटी, और एक फ्लो ओवर वेलोसिटी होता है, उस पार्टिकल को ऊपर लेके जाना चाहता है, उसको अच्छा फ्लो ओवर वेलोसिटी कहते हैं। इन अ प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक discrete or type 1 settling will prevail. This type of settling particle do not change its shape, size, mass during course of settlement. और भी कुछ पढ़ना है। डिस्क्रीट पार्टिकल किसको कहेंगे? डिस्क्रीट पार्टिकल कहने का मतलब अलग अलग उनका शेप साइज होगा, कहते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल। नहीं वो नहीं होता है। सेम होता है ना साइज वगैरह सब? हाँ वही डिस्क्रीट उसको बोलते हैं जिसका जो पार्टिकल का मास, शेप, साइज ये सब चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग सेटलमेंट। ओ नहीं, डू नॉट चेंज लिखा हो, डू नॉट
से टेप टेप और टाइप डिस्क्रीट का हाँ एक तो और नाम मतलब डिस्क्रीट टाइप वही ना 1 हुआ कि सेटलिंग। डू नॉट चेंज, मतलब कि नहीं चेंज करा है तो वही तो हुआ कि डिस्क्रीट हो गया। हाँ, डिस्क्रीट नहीं चेंज करना। इसमें कुछ और पार्टिकल और फैक्टर अफेक्टिंग सेडिमेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है। वेलोसिटी और वेलोसिटी फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। रिवीजन मार लेते एक बार दीपक जी तो फटाफट हो जाता। हाँ देखिए, इसमें आप डिजाइन करेंगे सेडिमेंटेशन टैंक का, तो कुछ पैरामीटर को हम लोग में रखते हैं। जैसे फर्स्ट है सरफेस फ्लो ओवर रेट, या इसको फ्लो ओवर वेलोसिटी भी कहते हैं, या हाइड्रोलिक रोलिंग रेट भी कहते हैं। इसको हम वी नोट से डिनोट करते हैं। तो सरफेस एरिया के बराबर होता है, मतलब डिस्चार्ज अपॉन सरफेस। सरफेस एरिया करने का मतलब आप परपेंडिकुलर नहीं, सर्फ नीचे की प्लान एरिया को लेते हैं। दूसरा चीज होता है इसमें, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि अगर आपका फ्लो वेलोसिटी ज्यादा हो, नहीं हो सकता है, अच्छा, डिजाइन पैरामीटर हम लोग रिवीजन के नहीं सिलेबस करा। में था अमन? था हाँ होगा, डिजाइन मैम तो पैरामीटर? पढ़ाई थी। नहीं, कुछ नहीं है इसका। नहीं नहीं है। होगा। ऊपर और कोई बताइए, रहने दीजिए अब दीपक जी, डिजाइन पैरामीटर छोड़ दीजिए। अच्छा, सिर्फ और सेडिमेंटेशन के बारे में कुछ बताइएगा तो बताइए, जैसे कि जो हाँ, प्लेन टेंशन एयरेशन, टाइम क्या होता मतलब है इसमें। हाँ, मतलब ऐसे बताइए ना कि स्क्रीन या एयरेशन इस समय जो पार्टिकल नहीं हो पाया सेटल, तो उसको हम लोग प्लेन सेडिमेंटेशन में सेटल करेंगे। इसमें वेलोसिटी ज़्यादा नहीं रखते हैं ताकि सेटल होने का मतलब प्रॉपर टाइम देते हैं। ये सब कॉमन कॉमन पॉइंट्स बताते पहले। और सेडिमेंटेशन टैंक दो प्रकार के होते हैं, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ ऑपरेशन। आप ऑपरेशन किस तरीके से है, तो फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक होता है। इसमें आप फिल करते हैं, फिर एक पार्टिकुलर टाइम के लिए उस टैंक उस वाटर देते हैं। आप जब सेटलमेंट हो जाता है सस्पेंडेड पार्ट, फिर आप टेक आउट कर लेते हैं वाटर को। और दूसरा होता है कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक। इसमें क्या होता है, वाटर आते रहता है, आप सेडिमेंटेशन भी होता है प्रोसेस, आप प्लस में आप वाटर को टेक करते हैं। फिर बेस्ड ऑन शेप के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक सर्कुलर टैंक होता है, एक रिटेंगुलर होता है। और सर्कुलर टैंक में एक बात याद रखने वाली बात है, इसमें जो वाटर फ्लो होता है उसमें सब वर्टिकल वेलोसिटी को कंट्रोल करते हैं, और रिटेंगुलर टैंक में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अच्छा, हाँ, और भी बहुत सारा टाइप और की एक ऐसा हुई। इसी में एक टर्म आता है डिटेंशन टाइम का होता है। तो मतलब ये आम भाषा में समझे तो जो वाटर आप लाएं टैंक में, कितने समय तक वो रखता है वाटर को अपने टैंक में, उस टाइम को मतलब इनलेट से आउटलेट आउटलेट तक जितना टाइम लग, उसी को हम डिटेंशन टाइम करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज। आपका जो सेडिमेंटेशन टैंक है उसका वॉल्यूम कितना है, डिस्चार्ज कितना आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। इसका रेंज आप याद रखिएगा 4 to 8 होता है आवर्स डिटेंशन टाइम के लिए। तो ये और सब के एक लिए चीज और, मतलब सर्कुलर और हाँ मतलब, रेक्टेंगुलर दोनों के लिए? हाँ ये परमिसेबल लिमिट है, इतना होना चाहिए। ऐसे ही अच्छा, ज्यादा रखते हैं तो आपको लिए उतना नहीं हो पाएगा। 4 to 8 आवर्स होना ही टेंशन, हाँ, कहने मतलब कि इससे फिर टाइम ज़्यादा जल्दी लग स्वेट जाएगा लगेगा, और हाँ हाँ, सही बता रहे हैं आपकी, ज़्यादा फिर लॉस टाइम लग होने जाएगा। लगेगा आपको। और भी प्रोसेस जैसे कि हम लोग करना रहता है ना, इसलिए कम रखते हम्म। हैं। और रिमूविंग सेडिमेंटेशन एफिशिएंसी पार्टिकल का साइज कितना बताएं? और 10⁻⁻⁻1 to 10⁻⁻3 होता है, मतलब 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर होता है। आनंद जी, हाँ 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 ओके। हाँ, यस भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं पार्टिकल रिमूवल इफिशियंसी। इफिशिएंसी करने का मतलब कि आप इनपुट डाल रहे हैं तो आउटपुट कितना मिल रहा है आपको, इफिशियंसी कर रहे हैं। अगर पार्टिकल सेगमेंटेशन टैंक में है 100 है, तो कितना से आप प्यूरिफाई कर पा रहे हैं, कितना सेटल डाउन हो जा रहा है,
को हम पार्टिकल रिमूविंग इफिशियंसी कहते हैं। इस एक बात पर ध्यान देने की बात है कि पार्टिकल रिमूविंग इफिशियंसी जो होता है सेडिमेंटेशन टैंक का, वह डेप्थ पर निर्भर नहीं करता, मतलब डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वह सरफेस एरिया पर करता है। और जो सरफेस एरिया कौन सा, तो प्लांट का सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। इतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा सेडिमेंटेशन टैंक का, उसका उतना ही इफिशियंसी ज्यादा होता है। फॉर्मूला पर देखें तो वी एस बाई वी नॉट होता है। वी एस यहाँ पर क्या होता है आपका, सेटलिंग वेलोसिटी। हाँ वेलोसिटी, हाँ सेटलिंग वेलोसिटी। सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है GD² इंटू G-1 18 म्यू के बराबर होता है। सेटलिंग वेलोसिटी करने का मतलब आपका पार्टिकल कितना टाइम ले रहा है सेटल डाउन करने में, उसको हम सेटलिंग वेलोसिटी करते हैं। इसको हम VS से डिनोट करते हैं। अगर सेटलिंग वेलोसिटी फ्लो वेलोसिटी से ज्यादा हो जाता है तो इस कंडीशन में सेटिंग वेलोसिटी तो ज्यादा है तो आराम से आपका सेटल डाउन हो जाएगा। अब फ्लो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, सेट वेलोसिटी कम हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपका जो इफिशियंसी कम हो जाता है, मतलब पार्टिकल आपके क्या बोलते हैं तरीके से प्यूरिफाई नहीं हो पाएंगे। अच्छा, टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी के बारे में कुछ पता है? टर्मिनल क्या बोल रहे हो? टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी नहीं पता, बताओ ना। अनकार्डिंग वाला बताया था। रहने तो ज्यादा हो हाँ जाएगा उसी को नहीं टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी होता है ना, जो स्टॉप लॉस से टर्मिनल सेटलिंग, अरे फॉर्मूला द्वारा टर्मिनल आता है। सेटलिंग वेलोसिटी वो होता ना जिसमें जो तुम्हारा ग्रेविटी फोर्स घिंच रहा है नीचे और जो ड्रैग फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, उस टाइम जो होगा ना कि मतलब दोनों फोर्स बराबर हो गया, उस टाइम जो वेलोसिटी रहेगा ना भाई वो टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी। और यही वेलोसिटी है ना सेटल करता है ना उसको, मतलब यही वेलोसिटी कंसीडर किया जाता है। और ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया बोला GD²/18 काइनेटिक म्यू, वो मतलब बताएं यही वाला वेलोसिटी कंसीडर करके निकाला था। अच्छा, मतलब मेन न्यूमेरिकल सभी फॉर्मूला पे बनाना है, डिराइव करके जो लाया फॉर्मूला। फॉर्मूला पूछ में नहीं करेगा इतना, इसलिए हम ऊपर ऊपर लिख देंगे। वही बड़ा डेप्थ में लिख दिए ये मैम, तो डेप्थ में पढ़े हुए किए हैं। नोट कम से कम बनाना चाहिए एग्जाम के मैडम को ही फॉलो किए हैं, मैडम को ही फॉलो किए हैं। अरे इतना नहीं लिखना है, हम देखें नोट्स वगैरह में सीनियर का, तो इतना नहीं पढ़ना डेप्थ में। अच्छा बताइए, क्या प्लेन सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन है? बताइए हाँ किसके दूसरा किसको बोले बताने के लिए, बताइए जिसको आता है। दूसरी बताइए। अच्छा एक क्वेश्चन और था, सेटलमेंट और सेडिमेंटेशन में कोई डिफरेंस है? सेटलमेंट और सेडिमेंटेशन में हाँ ध्यान में नहीं है भाई। सेटलमेंट आप करवाते हैं और सेडिमेंटेशन खुद हो जाता है, इसमें आप एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाते हैं। सेटलमेंट मतलब करवाते हैं, करवाते हैं मतलब प्रेशर देके कैसे? मतलब जैसे वो सेटलमेंट बोलते हैं ना, मतलब जैसे आदमी सेटल हो गया, ही बोलना चाह रहे हैं आप? बताइए हाँ अमन। वर्ड अमन जी बताएंगे क्या। देखो सेटलमेंट और सेडिमेंटेशन ये था ना कि अगर हम सेडिमेंटेशन में वो होगा जो नीचे मेरा जमीन को टच कर गया, अगर 10 वाला मंजिल से कूद रहे हैं नीचे, तो जो एयर में हम कूदे वो हो गया सेटलमेंट, और जब नीचे हम गिर गए तो वो हो गया सेडिमेंटेशन। अच्छा, गेट अकेडमी वाला बताया था ये बात, याद आ गया हमको। अनअकैडमी वाला बताया था, अभी ना वीडियो देखे। अच्छा ठीक है। अच्छा कोगुलेशन के बारे में बताइए, प्लेन सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। कोगुलेशन सस्पेंडेड पार्टिकल और कोलॉइडल पार्टिकल के लिए करते हैं। जब अगर हमारा पार्टिकल जो है प्लेन सेडिमेंटेशन में अगर सेटल नहीं हुआ खुद से, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए एक स्पेशल टाइप का केमिकल मिक्स करते हैं, जो कि छोटा छोटा जो पार्टिकल्स रहता है उसको क्या करता है, उसका साइज को बड़ा कर देता है। और बड़ा कर देता है तो उसको हम लोग फ्लोकुलेशन कहते हैं, साइज बड़ा होता है तो। और केमिकल जो हम लोग ऐड करते हैं उसको हम लोग कोगुलेशन कहते हैं। जो प्रोसेस है करने का उसको कोगुलेशन करते हैं, और जो केमिकल होता है उसको कोगुलेंट कहते हैं।
और कोगुलेंट ऐड करने से जो पार्टिकल का साइज बड़ा होता है उसको हम लोग फ्लोकुलेशन कहते हैं। ये हम लोग जानते हैं कि कोगुलेंट कोलॉइडल पार्टिकल होता है, उसका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, वो क्या करता है कि वाटर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके पास पॉजिटिव होता है। तो हम लोग ऐसे भी पढ़ चुके हैं पहले भी कि नेगेटिव पार्टिकल्स जो होता है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। मतलब कि कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होगा वो नेगेटिव पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करके एक लेयर बनाएगा, उस लेयर को हम लोग स्टेम लेयर कहेंगे। और फिर इसके बाद ये लेयर मिलकर जब बनाता है तो एक वो डिफ्यूज करता है, और डिफ्यूज करके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का एक बड़ा सा लेयर बनाता है, उसको हम लोग डिफ्यूज लेयर कहते हैं। और जब पार्टिकल बड़ा हो गया तो वो जब पार्टिकल बड़ा होता है तो वो सेटल करेगा ही, और जब वो मतलब सेटल करेगा आपस में अट्रैक्ट होकर आपस के में बड़ा सा मिलकर पार्टिकल बना होता है। उसके बाद वो सेटल कर जाएगा। तो यही है, फिर इसके बाद जब सेटल कर जाएगा तो उसको हम लोग फिर निकाल सकते हैं उसको, मतलब वाटर प्यूरिफाई हो जाएगा। इसमें तो यही था। अच्छा, फिर कोगुलेंट में क्या क्या ऐड करते हैं, कुछ हाँ, केमिकल? कोगुलेंट टाइप ऑफ कोगुलेंट है, उसमें है एलम ऐड करते हैं, एलम या उसको हम लोग एल्युमिनियम सल्फेट कहते हैं। इसका जो पीएच वैल्यू का रेंज जो होता है वो 5 to 8.5 होता है, और इसमें जो हम लोग कोगुलेंट का डोज जो देते हैं वो 5 to 8.5 मिलीग्राम पर लीटर देते हैं। और ये जो है एल्युमिनियम जो रिएक्ट करता है अल्कलिनिटी से रिएक्ट करके परमानेंट हार्डनेस देता है और एक प्रेसिपिटेट बनाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। फिर इसके बाद दूसरा जो ए जो भी होता है इसके बाद इसमें ए चीप होता है। फिर इसके बाद दूसरा जो है हमारा कोगुलेंट वो है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4 7H2O। फिर इसका पीएच रेंज जो होता है 5.5 से 11 होता है, लेकिन मैम पीएच वैल्यू जो है ग्रेटर देन 8.5 लिखवाएंगे। इसमें जो हम लोग है कोगुलेंट का जो डोज यूज करते हैं 8 से 51 हम लोग यूज कर सकते हैं मिलीग्राम पर लीटर। और इसमें जो होता है प्रेसिपिटेशन जो हमारा फॉर्म होता है वो FeOH का हॉल्टवाइज फॉर्म होता है। इसमें कोई भी स्केल लेवल स्केल सुपरविजन का जरूरत नहीं पड़ता। फिर इसके बाद तीसरा जो हमारा कोगुलेंट है वो क्लोरीनेटेड कॉपर है। क्लोरीनेटेड कॉपर का हम लोग जो होता है इसका पीएच रेंज वो जो होता है 6.5 से बड़ा होता है और 8.5 से छोटा होता है। ये भी जो होता है वो मतलब इसमें क्या है प्रेसिपिटेशन कलर इसमें कौन इसका जो होता है जिसका कलर जो होता है कांस्टेंट होता है उसी के लिए हम उसको यूज करते हैं। मतलब जिसका कलर अगर ज्यादा मतलब रहा तो उसके लिए हम ये यूज नहीं करते। फिर सोडियम एल्युमिनेट है, तो सोडियम एल्युमिनेट का भी हम जिसका फॉर्मूला NaAl2O4 होता है। इसका पीएच रेंज 5 से 8.5 है। इसमें डोज जो हम लोग देते हैं कोगुलेंट का वो 3.4 से 5 मिलीग्राम पर लीटर देते हैं। फिर अगला है फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4 का हॉल्टवाइज 3 और इसका पीएच वैल्यू 5.5 से 11 लेते हैं, और डोज इसमें हम लोग देते हैं 8.5 से 51 मिलीग्राम पर लीटर देते हैं। हम तो इतना ही लिखे हैं कोगुलेंट का टाइप। फिर इसके बाद जार टेस्ट लिखे हैं। एक और आता है शायद पॉलीएस्टीरीन, तो उसके बारे में हम नहीं लिखे। अगर कोई जानता है तो पॉलीएस्टीरीन के बारे में बताओ, हमको नहीं पता। बताओ, कोई पॉइंट छूट रहा है तो कोई बताइए। नहीं छूट रहा है। अच्छा, ये बताइए कि मैंने जैसे कि बताई थी कि कोगुलेशन और ये फ्लोकुलेशन इन दोनों प्रोसेस में कुछ मूवमेंट को लेकर के स्पीड बताई थी कि एक में ज्यादा एक में कम होता है। कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन बताए थे ना कि एक मोटर आता है इलेक्ट्रिक मोटर जो जिसका स्पीड यानी मूवमेंट करवाते हैं। नहीं, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन में भी है। हाँ, कोगुलेशन में ज्यादा हम लोग मूव कराते हैं, फास्ट मूव कराते हैं उसको, ताकि मिक्सिंग अच्छा से हो जाए। फ्लोकुलेशन में लेयर बनाने के लिए हम लोग उसका स्पीड वगैरह है मेंशन कि ज्यादा है तो कितना है? नहीं, ये तो नहीं लिखा है। इसका ये लिखा है कि अगर तीनों प्रोसेस अगर जब हम करते हैं वो हम लिखा हुआ है कि वो
ये क्लोरीफ्लोकुलेशन में करते हैं, शायद ये डिवाइस है उसमें इसका ये नाम है शायद, इतने हम तो पढ़े थे, इसका नाम दिया हुआ था शायद डिवाइस का, क्लोरोफ्लोकुलेशन, अच्छा क्लोरीफ्लोकुलेशन। अच्छा, जार टेस्ट है उसके बाद सोडियम ना? एल्यूमिनेट के बारे में। हाँ, सोडियम एल्यूमिनेट है हेलो, एक, ये हाँ केमिकल सॉरी, कोगुलेंट ही है। कोगुलेंट है ना? हाँ है कोगुलेंट ये। बताइए इसके बारे में, पता है तो आप। नहीं लिखे नहीं है वो शायद। आप कुछ बताएंगे क्या इसमें? हाँ सुने इसका नहीं थे। इसका पीएच रेंज 5 से 8.5 होता है। इसमें हम लोग जो कोगुलेंट देते हैं वो 3.4 से 5 देते हैं, और ये जो होता है कॉस्टली होता है बहुत ज्यादा। ये जो होता है टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करता है, ठीक है, टेम्पोररी और थैंक यू। परमानेंट दोनों दोनों। कुंदन जी, जार एक टेस्ट। हम शायद हाँ पढ़े थे। पूछिए। नहीं, जैसे क्लास 5 में पोटास एलम होता है, मतलब कहाँ पोटास यूज होता एलम। है? पोट- हाँ, एलम। फिटकिरी ना हुआ जी? क्लास 5 में पढ़े थे हम। हाँ जी, वही पता नहीं। उसी को कहते तो हैं। हाँ, एलम तो वही ना हुआ फिटकिरी, और टाइप उसका अलग अलग है। एलम हो गया, फिल्टर एलम, सोडियम एल्यूमिनेट, सब एलम ही ना हुआ। कहने का मतलब है कि ऐसे भी देखे ना, फिटकिरी वगैरह डालने से तो हार्डनेस भी शायद कम होता ना है। हाँ लिखा हुआ है, परमानेंट तो हार्डनेस को रिड्यूस करता है और ऐसे भी ज्यादातर देखिए ना, चीप होता है। देखे होंगे आप ना कि दाढ़ी बनाने वाला में जो फिटकिरी पहले यूज करता था ना ठाकुर वगैरह, तो क्या होता था ना कि नीचे नीचे जम जाता था ये, पीपीटी जम जाता था। फिटकिरी जैसे ही पानी में डाला ना, उसी तरीके से। याद देखे हैं कभी प्रैक्टिकली? वो हाँ हार्डनेस को ही ये एक तरह से। शायद। हाँ देखे होंगे आप। हमको पहले नहीं समझ में आता था, लेकिन अब समझ में आ गया कि वो पीपीटी था। नहीं, क्लास अच्छा 5 में पढ़े थे, खाली प्यूरिफिकेशन में अच्छा पोटास एलम का यूज किया जाता है अच्छा तो। अच्छा। हाँ हाँ, हमको भी याद है कि पोटेशियम पर मैग्नेट वगैरह मिलाते हैं, ऐसा कुछ हम भी पढ़े थे पर्यावरण और हम में। अच्छा, जार टेस्ट के बारे में बताइए कुछ, कोई एक्शन लीजिए इस पे। जार टेस्ट हम लोग जनरली करते हैं कि कितना डोज हम लोग मिलाए, कितना हम लोग कोगुलेंट दे, ताकि हमारा वाटर जो है वो पूरी तरह से, मतलब अच्छा तरह से ट्रीटमेंट हो जाए, मतलब वो प्यूरिफाई हो जाए। इसके लिए हम लोग जार टेस्ट करते हैं। इसमें जनरली जो होता है वो 6 ट्यूब होता है, और ये मोटर होता है, और एक बेस प्लेट पे जो होता है वो सारा ट्यूब को रखा जाता है, और उसमें एक पैडल होता है। पैडल जो कि हम लोग वो ट्यूब लेते हैं, उसमें पहले 1-1 लीटर हम लोग वाटर ले लेते हैं, इम्प्योर वाटर है जो भी जो आएगा वाटर हमारा कोगुलेशन के बाद, वो नहीं, कोगुलेशन के प्लेन सेडिमेंटेशन के बाद अगर आएगा, उसको वाटर को हम लोग ले लेंगे। और इसमें क्या करते हैं कि सब में 1-1 लीटर लेकर और बेस प्लेट पे फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद जो होता है, ये इसमें एक शाफ्ट लगा हुआ होता है, हॉरिजॉन्टल एक शाफ्ट लगा हुआ होता है, और पैडल होता है जो उसके अंदर होता है, वो पैडल रोटेट करने का काम करता है। और फिर हम इसमें इसका प्रोसीजर जो है वो है कि पहले तो ये सब अरेंजमेंट को फिक्स कर लेंगे, और उसमें ट्यूब में, हर एक ट्यूब में हम अलग अलग अमाउंट में कोगुलेंट डालेंगे, और सब में अलग अलग डालेंगे, और सबको हम लोग लिख कर उसी में चिपका देंगे ताकि हम लोग बोल ना पाए। और फिर इसके बाद हम लोग मोटर को स्टार्ट करेंगे, और वो पैडल रोटेट करेगा। रोटेट करने के बाद क्या करेगा कि जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल जो होगा या डिजॉल्व पार्टिकल होगा, वो ब्रेक डाउन कर जाएगा और प्रेसिपिटेट कर जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो है, पहले इसका ये भी बता देते हैं कि स्पीड जो है, पहला हम लोग इसका स्पीड देते हैं 30 to 40 आरपीएम देते हैं। पहले कुछ में तो वेरी कर रहा था कि मैम तो लिखवाई है नहीं 5 नहीं, मिनट ठीक के है। लिए, लेकिन फिर 10 मिनट 5 के मिनट, लिए भी हाँ देते 10 मिनट के लिए। और हैं। फिर पहले इसको 10 मिनट के लिए करते हैं, फिर इसके बाद मोटर के स्पीड को हम लोग स्लो कर देते हैं, फिर उसको 20 मिनट के लिए हम लोग रोटेट करते हैं। 20 मिनट तक उसको हम लोग मोटर को कंटिन्यू करते हैं। फिर इसके बाद 30 मिनट के बाद हम लोग देखते हैं कि मतलब कौन सा जो है ज्यादा, मतलब कितना हमें कोगुलेंट चाहिए ताकि वाटर जो है सही से प्यूरिफाई हो सके। बस यही है, और अगर कुछ है अच्छा, तो। कहने का मतलब ये है ना कि फ्लॉक्स जो फॉर्म्ड हुआ उसको नोट करेंगे, मतलब अलाउ टू सेटल कर हाँ देंगे फ्लॉक्स को, और उसको नोट कितना, करेंगे। हाँ उसको नोट करेंगे।
और और जो देखेंगे नहीं, जिसमें जिसमें लास्ट लाइन में हम पढ़े थे ना कि हाँ ये था कि मतलब करने के बाद फिर टर्बिडिटी चेक करते हैं, और अच्छा। जिसका टर्बिडिटी सबसे कम है वो वाला मतलब लेते हैं कोगुलेंट अरे का। तो समझो ना, बात समझो ना, यहाँ फ्लॉक्स जिसमें ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका टर्बिडिटी भी कम होगा। टर्बिडिटी, अरे हाँ। तो चेक करेंगे वो कौन सा, फ्लॉक चेक करेंगे या टर्बिडिटी, दोनों या रिलेटेड दोनों? है भाई, दोनों रिलेटेड है। दोनों जिसमें एक ही ज्यादा डार्क। अरे आवाज किसका इससे आ रहा है? पानी में फिर है यार अमन तुम। अरे फैन ऑन है यार, हम नहीं ऑफ करने वाले हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही ना कि बेस्ट फ्लॉक हुआ वही सबसे अच्छा, मतलब टर्बिडिटी उसका कम होगा, सबसे कम होगा, और वही ऑप्टिमम डोज होगा कोगुलेंट्स का, कह सकते हैं ऐसा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आगे सिलेबस में और कुछ है इससे रिलेटेड? कोगुलेंट्स के बाद तो ये जार टेस्ट के बाद प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन है, तो लगता है कि हो ही गया। प्रिंसिपल ऑफ कोगुलेशन में नहीं तो लगता है बोल दी थी। प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन अलग है क्या? प्रोसीजर ही आएगा ना, नहीं हाँ वही तो, हम प्रिंसिपल तो जार एक अलग टेस्ट हुआ। अलग है, नहीं, अलग है। कोगुलेशन का प्रोसेस अलग है पूरा। प्रिंसिपल ऑफ कोगुलेशन भी अलग है। इसमें शायद ये ऋतु पब्लिकेशन की बुक में दिया हुआ था, फ्लोक फॉर्मेशन और इलेक्ट्रिक चार्ज हाँ वगैरह, ये हाँ, वो समझ तो में हुआ नहीं ही। आया। प्रिंसिपल ऑफ कोगुलेशन में ही आएगा कि फ्लॉक कैसे बनता है वगैरह ये सब। और फिर और इसमें प्रोसेस भी दिया हुआ है, वो भी इसमें आएगा। प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन एक अलग है। अच्छा, इसके हाँ। बारे में अच्छा अमन, ऑब्जेक्टिव करो कि अभी और आगे कंटिन्यू करते हो? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ना, जार टेस्ट तक हो गया, ठीक है। हाँ। ऑब्जेक्टिव मेरे ही, तो ऑब्जेक्टिव पूछिए, तब तक हम भी निकालते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव। अरे पूछोगे? कोई नहीं क्वेश्चन इकट्ठा किया है? मेरे पास नहीं है। नहीं क्यों इकट्ठा अमन? हाँ पूछिए नहीं। ना, अब आपका तो अच्छा क्वेश्चन रहता है। पहला क्वेश्चन है, हम्म, the largest source of water for public water supply is, ऑप्शन सुनिएगा, बोलिए ऑप्शन। ponds, streams, हम्म lake, पॉन्ड्स, स्ट्रीम। ponds, हम्म हाँ, river। मेरे हिसाब से तो रिवर होना चाहिए। रिवर ही होना चाहिए। रिवर ही है, सही है। और पूछे। दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड। फर्स्ट ऑप्शन बॉइलिंग, सेकंड एडिंग लाइम, सेकंड एडिंग एलम, फोर्थ फिल्ट्रेशन। टेम्पररी हार्डनेस को टेम्पररी है रिमूव तो करने के लिए टेम्पररी है तो यही बॉइलिंग कर देंगे, सिंपल। सिंपल बॉइलिंग कर देंगे। और कोई बोलिए अगर गलत है तो। सही है। अच्छा हाँ बोल सकते हैं, हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन को नहीं समझ में आया था, सुनिएगा। हाँ, ना जो नहीं सुनिए। BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड फॉर अ सेफ ड्रिंक वाटर मस्ट बी, कितना होना चाहिए? बीओडी के बारे में बोल रहे हैं? 5, 10, 15। हाँ देखिए, कहीं कहीं तो हम नील भी देखे हैं बॉस, लेकिन कहीं कहीं 5 भी देखे हैं, क्योंकि ये मछली नील को रहेगा जरूरत तो होता है कैसे? पानी का। क्या? 4 होता है मछली के लिए, 4, एक्वेटिक के लिए 4 होता है, 4 हाँ, ml यही तो पर कंफ्यूजन है, लीटर। लेकिन कहीं कहीं हम 0 भी देखे हैं, इसलिए मैम बोल वाला रहे में हैं। 4 लिख रहा है। मे भी, बताइए बहुत किसी को पता है तो। कंफ्यूजन होता है। डोमेस्टिक के लिए 3 से 4 था, और एक्वेटिक के लिए 4 है। जो हम लोग के लिए 3 से एक्वेटिक के लिए 4 कितना है? 4 है, एकदम एग्जैक्ट 4 ही है। एक्वेटिक के लिए तो 4 ही है। हाँ, और हम लोग डोमेस्टिक में है 3 से 4 है, नहीं 3 से 4। अच्छा, मैडम बीओडी पढ़ाई थी। और डिजॉल्व ऑक्सीजन दोनों में क्या डिफरेंस है? लगता है। सीवेज पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अच्छा ठीक नेक्स्ट है, उसको चैप्टर। रहने दीजिए अब और एक पूछते जाइए, क्वेश्चन पूछते जाइए ना। अभी बताए थे हम, डिटेंशन पीरियड फॉर अ प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। आंसर सुनिएगा, 2 to 4 आवर्स, बी 2 to 8 आवर्स, सी 8 to 12 आवर्स, डी 12 to 15 आवर्स। तो बी 2 to 8 ऑप्शन, सही लगता है कि होगा। बी। हाँ, 2 to 8। 4 to 8 आवर्स। अच्छा, ये 4 to 8 क्वेश्चन बोले है, थे।
most common coagulant, the most common coagulant used in India. Option A, chlorine. Option B, alum. Option C, lime. Option D, bleaching powder. एलम अरे यार सर। इसमें एलम है लेकिन हाँ एलम एलम ही होना चाहिए। ब्लीचिंग करते हैं लेकिन उस सब में नहीं कम मात्रा में रहता है, ये क्या बोलते हैं कोई, एनब होना चाहिए सही आंसर। नहीं करना हाँ उसे। एलम ही होगा। ब्लीचिंग एलम पाउडर एलम वगैरह मिलाते हैं वो सब अलग, वो भी वही एक काम करते हैं क्वेश्चन लेकिन उसमें हाँ कंटेंट कम रहता है। मोस्ट पाउडर कॉमन एलम ही कहा जाता है। हम्म। एक क्वेश्चन to remove very fine suspended particles, to remove very fine suspended particles from water, the method adopted, very fine particle को रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड अपनाया जाता है? फर्स्ट, स्क्रीनिंग। सेकंड, सेडिमेंटेशन। सी, टाइट्रेशन। डी, नहीं वेरी फाइन पार्टिकल लास्ट में क्या बोले? सस्पेंडेड, वेरी हाँ फाइन। लास्ट में फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन बोले। एक फिल्ट्रेशन बार होना चाहिए। क्वेश्चन एक और रिपीट करें तो बॉस नहीं सुने हम। टू रिमूव फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल, वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव करने के लिए आप कौन सा तरीका लेंगे? पहला हाँ हाँ ऑप्शन बोलिए। स्क्रीनिंग, हम्म फर्स्ट स्क्रीनिंग, दूसरा सेडिमेंटेशन, तीसरा टाइट्रेशन, डी फिल्ट्रेशन। लगना तो चाहिए सेडिमेंटेशन होना चाहिए। सेडिमेंटेशन में, लेकिन बहुत फाइन नहीं हो पाता है ना। वेरी फाइन है, वेरी फाइन है। फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन होगा। सलोनी सही बोल रही है। फिल्ट्रेशन ही है आंसर है। हाँ फिल्ट्रेशन, हाँ देखते हैं फिल्ट्रेशन में जब लो फिल्ट्रेशन करवाते हैं, लो सही सही बता रहे हैं हम तो प्री शॉर्ट में सेंट बताए थे कि इसमें वेरी फाइन पार्टिकल को ये प्री sedimentation। ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। तो सब सही जितना बता भी रहे हैं। होता है अच्छे तरीके से प्यूरिफाई हो जाता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक रिमूव क्वेश्चन होता और है और ये कोलाइडल जो पार्टिकल था ना वो हम्म भी ये होता है। एक क्वेश्चन और है, मैम के लेक्चर का है। रैपिड ग्रेविटी सैंड फिल्टर, रैपिड ग्रेविटी सैंड फिल्टर कैन रिमूव बैक्टीरिया to 50%, 60%, 70%, 80%। मैम का लेक्चर देखो। अरे लिखा हुआ तो है 80 से 90, लेकिन आपका ऑप्शन में है। हाँ वही तो बोल रहे हैं, 50, हाँ 60, 70, 80। तो 80 मानिए। हाँ 80 होगा। और क्वेश्चन है क्या? बहुत सारा क्वेश्चन है। पूछते जाइए एक फटाफट। क्वेश्चन है सुनिएगा। disinfection of water is done by, first option alum, lime, chlorine, डी है जिंक ऑक्साइड, डी है पोटेशियम परमैंगनेट। इन्फेक्शन, वाटर की डिसइंफेक्शन को हटाने के लिए आप कौन सा वस्तु का यूज करते हैं? एलम, पोटेशियम परमैंगनेट। लाइम, क्लोरीन। डी सही आंसर होना चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट। लेकिन अभी अच्छा आज जितना डिस्कस किया उसके रेंज में क्लोरीन पूछे का ना यूज दीपक जी, करते ज्यादा हैं। अच्छा रहेगा। क्लोरीन का यूज करते हैं। अभी डिसइंफेक्शन पढ़ेंगे ना कल, तो मस्त कल पूछेगा ये वाला अच्छा। क्वेश्चन। एक मैडम कहीं का, द मैक्सिमम परमिसिबल लॉस ऑफ हेड इन रैपिड सैंड फिल्टर इज 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर। हेड लॉस कितना होता है क्या रैपिड में, ये पूछ रहे हैं? रैपिड में कितना होना चाहिए परमिसिबल? 3 मीटर। 3 मीटर होना चाहिए। 3 मीटर। अब बताएं, लेफ्ट कर रहे हैं ठीक है। अब ऐसे भी पढ़ा हुआ नहीं है, अब अगला दिन करना। अरे तो ऑब्जेक्टिव का बात हो रहा है। जा रहे हैं काम में सुन लीजिए तो छोड़। हाँ बोलिए, ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं,
पूछते जाइए ना आप जल्दी जल्दी। हाँ, एक क्वेश्चन है, द बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव और विदाउट फ्री ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक होगा। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव के लिए नहीं, दोनों फिलहाल जो एब्सेंस क्वेश्चन ऑफ सुनिए। प्रेजेंस दोनों में हो सकता है, और एनारोबिक हाँ, तो बिना विथ और ऑक्सीजन के। विदाउट। हाँ, तो विथ विद और और विदाउट विदाउट पूछे थे पूछे कुछ। थे। अच्छा, तो फैकल्टेटिव होगा, सही फैकल्टेटिव बताया। बैक्टीरिया हो जाएगा। हम्म। और अच्छा, एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम परमिसिबल कलर फॉर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई कितना होना चाहिए? एक सेकंड, कलर के लिए तो हमको लगता है कि 10 से 20 लगता है, बताइए कोई। 10 से 20 से होना चाहिए आंसर। हम्म, आंसर दिया हुआ 5, 10, 15, 25। अच्छा, रेंज में नहीं दिया हुआ है। 15 होना चाहिए सिर्फ। नहीं, अरे बॉस, 10 से 20 पीपीएम ना है परमिसिबल, तो कितना मारिएगा? नहीं, 10 10 से 20 है ना, तो 10 मारेंगे और क्या करेंगे? परमिसेबल पूछ रहा है। तो मैक्सिमम चले जाएंगे क्या, 20 तक जाएं? क्या बोलते हैं आप? मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम परमिसेबल तो 20 20 जा सकते हैं, होना चलिए। चाहिए कि हाँ, नहीं? मैक्सिमम 20 होगा, मैम दिखाए हैं 5 से 20। अच्छा ठीक है, और पूछिए दीपक जी, आपका क्वेश्चन अच्छा अच्छा है। थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन है, द हार्डनेस लिमिट ऑफ पोर्टेबल वाटर रेंजेज कितना होना चाहिए हार्डनेस के लिए? लेस देन आंसर है 250 पीपीएम। 250। सही है? वो तो क्लोराइड ना होता है, वो तो क्लोराइड होता है। हार्डनेस का भी बात तो क्लोराइड यही है। 250 ppm होता है। अच्छा, हार्डनेस के लिए दिया हुआ है, किसी को याद है? सुष्मिया। रेंज एक लिखा हुआ 75 से 115। हार्डनेस का वही है। हाँ, बड़ा confuse रहता है। आईएस टेबल में ये लिखा हुआ है क्या? शायद इसका मैम जो वाला है। 115। कंफ्यूजन वाला तो ये हम देखे हैं एक जगह 75 से 115, लेकिन आईएस टेबल के अकॉर्डिंग तो 250 पीपीएम से कम है परमिसिबल, जितना कि क्लोराइड का है ना, लेस देन 250 पीपीएम उतना ही। अच्छा ठीक है, सल्फर लिख के लिए लिए। होता है कुंदन, सल्फर के लिए 250। सल्फर के लिए, सल्फर। सल्फर जो है ना, हाँ उसके लिए 250 ppm लेस देन होना चाहिए, जो लैक्जेटिव इफेक्ट डालता है ह्यूमन लाइफ में। एक क्वेश्चन है, सुनिएगा। फॉर कंट्रोलिंग algae the most common chemical used is, फर्स्ट ऑप्शन है परसल्फेट, सेकंड वन एलम, थर्ड वन लाइम, फोर्थ ब्लीचिंग पाउडर। algae को कंट्रोल करने के लिए आप कौन सा रासायनिक का यूज करते हैं? पहला है कॉपर सल्फेट, बी एलम, सी लाइम, ई ब्लीचिंग पाउडर। कंफ्यूज है यहाँ पे हम, कोई एसिड ही कंफ्यूजन। हाँ बेसिक है तो एसिड का यूज करेंगे, लेकिन कौन सा बेस एसिड? यहाँ एसिड आपको नजर कौन सा आ रहा है? कॉपर सल्फेट तो सॉल्ट ही है। हम्म। एलम की बात करें, ये भी एक तरह का salt देखिए ही बहुत बोलते हैं। सारा चीज नहीं पता है, बताइए कि क्या आंसर है। लाइम है। लाइम। लाइम एसिडिक नेचर का। ड्रिंकिंग वाटर के लिए पीएच वैल्यू कितना होनी चाहिए, रेंज? वही कितना था, 6.5 to 8.5। हाँ 8.5 तक। एरेशन क्यों करते हैं? ऑप्शन दिया हुआ ऑर्डर के लिए, ऑर्डर मतलब क्या बोलते हैं, हाँ ऑर्डर, गंध चेंज बोलते हैं। कलर, हार्डनेस, गंध। गंध के लिए मतलब कि कलर के लिए करते हैं कि हार्डनेस के लिए करते हैं, टर्बी करते हैं? तो ऑर्डर, और सेकंड ऑप्शन क्या था आपका? कलर। कलर। ऐसे देखिए इनडायरेक्टली तो कलर भी होता है, लेकिन मेन मोटो तो ऑर्डर वगैरह ही है। ऑर्डर ही।
ऑर्डर होता है ना। हाँ ऑर्डर ही होगा। कलर लेकिन इनडायरेक्ट वे में खत्म हो ही जाता है। एक जगह हम देखे थे ऐसे ही, मतलब लास्ट पॉइंट, बिल्कुल लास्ट पॉइंट था, कलर वगैरह को भी अफेक्ट करता है एरेशन। ये बेस पे क्वेश्चन तो पूछ लिए हैं कुंदन जी। अच्छा अब और आप करना पूछिए है? कुछ। हाँ है मेरे पास तो क्वेश्चन का भंडार है। हाँ पूछिए, आप ही पूछिए। स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक। प्रेजेंट हो रहा है ना? प्रेजेंट तो हो रहा है। बताइए 33 क्वेश्चन। रीड कर ले क्या? द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल इन नेचुरल अनपॉल्यूटेड वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर इज फाउंड टू बी ऑफ ऑर्डर ऑफ, यानी कहने मतलब है कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है नेचुरल यानी अनपॉल्यूटेड जो वाटर है उसका नॉर्मल टेम्परेचर पे कितना होना चाहिए? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मतलब डीओ। डी ना, हम्म। बी होना चाहिए 10 mg/L। और बताइए कोई। बताइए चाहे आंसर दिखाएं, हमको खुद नहीं याद है। 10 ही होना चाहिए क्योंकि और ये कुछ नहीं। ये हाँ उससे क्योंकि 3 to 4 बस इसी में कंफ्यूजन हो रहा था 10। अच्छा ठीक है, आंसर देख अप्रोक्स लेते हैं, मार्क्स ज्यादा का टाइम नहीं देना चाहिए। बी ही है, यानी कि 10 mg/L बी होने, यानी 10 10। ppm। अच्छा क्या लिखा हुआ है इसमें कि चलिए हायर द ठीक है। डी बेटर द वाटर क्वालिटी, ठीक है। डिजॉल्व ऑक्सीजन टू लो, मतलब फीस के लिए सही है, कम रहेगा तो नहीं हो पाएगा। हम्म और क्या यहाँ पे लिखा है देखिए तो ये वाला, एज डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल इन वाटर ड्रॉप बिलो 5 mg/L एक्वेटिक लाइफ इज पुट अंडर रेस्ट्रिक्ट, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ को ये हो जाएगा। और नॉर्मल टेम्परेचर में 10 mg/L होता है, जो कि आंसर था हम लोग का। इसको बताइए, वेलोसिटी हम्म। ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एट सेडिमेंटेशन टैंक का कितना होना चाहिए? अरे यार कंफ्यूजन वाला बात आ गया ना यहाँ पे, बताइए। तो बड़ा डीप से पूछे मैडम, डीप तो पढ़ाई ही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, सी है। हमको भी लग रहा था, क्या कि मेरा में हम्म शायद हम बोले थे लगता है कि इसमें सेडिमेंटेशन में कि 1 मीटर, वन क्या तो था, 1 मीटर पर सेकंड, ऐसे ही कुछ शायद उसी से रिलेटेड क्या किया है। यूनिट भी ध्यान दें, इसमें सेंटी/मीटर है। हाँ हाँ हाँ, सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं, मीटर पर सेकंड था मेरा वाला में यूनिट, और यहाँ देखिए क्या है, सेंटीमीटर अच्छा, पर मिनट है। चेंज सेंटी कर पर। है क्या? डिटेंशन पीरियड तो लिखा है कि प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए 4, सेडिमेंटेशन में कोगुलेशन के लिए 2 से 2.5, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो में लिखा है कि हॉरिजॉन्टल के लिए 30 सेंटीमीटर पर मिनट, और टैंक का डायमेंशन लिखा है, ओवरफ्लो। आंसर से रिलेटेड कोई बात तो लिखा ही नहीं। चलिए इसको बताइए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक कितना होना चाहिए? अभी तो ऊपर था दिया हुआ जी, 4 भी। 3 to 5 था ना? 4 भी, हाँ 4 भी ही है। हाँ ये बताइए, ओवरफ्लो रेट ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। मैम ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है, इसलिए देख रहे हैं इसको। शायद 1000 था ना? शायद 1000 ही था। 1000 से 1250 लीटर। सही है, ए ऑप्शन है, 500 से 750। फिल्ट्रेशन प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का ओवरफ्लो रेट फिल्ट्रेशन में था। ऊपर देखते हैं, कुछ था ना, 12,000 से 18,000, ये किसका है? प्लेन सेडिमेंटेशन का ओवरफ्लो रेट ही तो है। पता नहीं, लेकिन यहाँ आंसर दिया है, ये फर्स्ट दिया है, यानी 500 से 750 लीटर पर आवर पर मीटर, तो शायद यूनिट का कन्वर्जन में इधर उधर होगा। ये बताइए, परसेंटेज ऑफ बैक्टीरियल लोड दैट कैन बी रिमूव्ड फॉर वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन इज अबाउट, यानी कितना परसेंट जो बैक्टीरियल लोड जो है रिमूव हो जाता है प्लेन सेडिमेंटेशन से? 75 क्या? सी होना सी। चाहिए। सी 75। सुना चाहिए। सही है।
कहने मतलब प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में 60% सस्पेंडेड मैटर हट जाता है और 75% बैक्टीरियल लोड जो है वाटर से हट जाता है। ये बताइए, द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन सेडिमेंटेशन टैंक डिपेंड्स ऑन। अब बताइए, ये तो डिस्कस किए थे ना, बी सरफेस एरिया बी शायद। बी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ना, हाँ बोथ सरफेस एरिया है। यही ऑप्शन को नचा के लिख दिया है, ए और सी को। बी बी होगा। बी होगा, इस चीज को तो आंसर बी ना था, ठीक है। ये बताइए, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन सेडिमेंटेशन टैंक इंक्रीजेज इफ। सेटलिंग वेलोसिटी जो है पार्टिकल का, लेकिन है डिटेल में पढ़िए तो वही सब का आंसर मिलेगा। बात में तो दम है आपका। बी होना चाहिए। सरफेस एरिया जो है बी ना इंक्रीज होगा, करेंगे, यही तो हमको भी लग रहा है। करेगा। सेटलिंग बी लग रहा है। वेलोसिटी बी ना, पार्टिकल साइज डिक्रीज करेंगे तब तो और डायमीटर नहीं को तो सेटल डायरेक्ट करेगा। करेगा। ये तो गलत हो गया, डेप्थ डिक्रीज। हाँ करता ही नहीं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, कोई कारण नहीं यहाँ पे दिया हुआ है। डी तो आंसर था, गलत यानी है ना। यानी किसी पे भी सेटलिंग वेलोसिटी जो है वो डिपेंड नहीं करता है। मतलब क्या इंक्रीज करेगा? नहीं, इंक्रीज नहीं करेगा। टैंक इंक्रीजेज इफ पार्टिकल इन सेडिमेंटेशन टैंक। आंसर इसका गलत नहीं होगा, क्योंकि गुप्ता एंड गुप्ता बुक है, इसका आंसर वेरीफाइड रहता है मैक्सिमम। जो गलती रहता है उसमें सुधार किया हुआ है पीडीएफ में। तो नन ऑफ दीज है। अच्छा, इस पे देखिएगा, बाद में सोचिएगा, रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो। मैडम के अनुसार बी ना होगा कुंदन जी। होगा, नहीं लेकिन होगा, डी ही होगा, डी ही होगा। देखिए ना यहाँ, सेट सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ, हाँ, एक्सप्लेन कीजिए। ये हम पढ़े थे इसको। बताते हैं आगे, थोड़ा सा हमको याद नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, डी होगा। फॉर गिवन डिस्चार्ज द इफिशियंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो यानी कि डिस्चार्ज गिवन है, तो इफिशियंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक को कैसे बढ़ा सकते हैं? इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ टैंक, डिक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ टैंक, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया और डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया। सी मारना चाहिएगा क्या, चाहेंगे? बी सी होना चाहिए सी इस बार सही है, डरिए नहीं। अकॉर्डिंग टू आवर। A sedimentation tank will be more efficient when a smaller particles are removed, which require low overflow rate and hence large surface area of tank. सही बात है। Detention period and overflow rate respectively for plain sedimentation as compared to sedimentation with coagulation are generally। देखिए, दो क्वेश्चन को एक ही में मर्ज करके पूछा है, तो ऑप्शन ध्यान से देखिए। कहने का मतलब ये हुआ कि डिटेंशन पीरियड और ओवरफ्लो रेट, ठीक दोनों है, लेस होना चाहिए, दोनों लेस होना चाहिए, बी नंबर। प्लेन सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन, दोनों लेस होना चाहिए। कैसे? सी आंसर है। ओवरफ्लो उसको ऊपर ले जाता है। मोर और लेस दिया हुआ है बॉस, सी ऑप्शन सही है। यानी डिटेंशन पीरियड जो है वो ज़्यादा रहना चाहिए सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन से, और ओवरफ्लो रेट जो है वो कम रहना चाहिए। एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है, चलिए इसको देख लेते हैं। प्लेन सेडिमेंटेशन में डिटेंशन पीरियड 4 है, सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन में 2 से 2.5 है, तो पहला ऑप्शन तो सही है कि मोर होगा, हुआ ना, डिटेंशन पीरियड मोर प्लेन उससे सेडिमेंटेशन ज्यादा में। होना चाहिए। और सरफेस फ्लो रेट के बारे में थोड़ा कंफ्यूज है ना, द वॉल्यूम ऑफ सरफेस अप्लाइड पर यूनिट टाइम पर यूनिट हॉरिजॉन्टल एरिया इज कॉल्ड ओवरफ्लो वेलोसिटी। इट इज आल्सो कॉल्ड सरफेस लोडिंग रेट और सरफेस ओवरफ्लो रेट। ये तो लगता है आप बताए थे। तो प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए 12,000 से 18,000 है लीटर पर डे। पर डे क्या लिखा हुआ है, डी क्या है? पर डे, पर मीटर डे स्क्वायर। ही हाँ, है। डे ही है, डे ही पर है, डे सही है, है। पर डे। हाँ हाँ। और सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन के लिए इतना है, तो इसमें ये ओवरफ्लो रेट जो है वो सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन का ज़्यादा हुआ, तो सही था ऑप्शन। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन मैम का फेवरेट है। एक सेकंड, आंसर दिख गया था क्या? अब बताइए। The amount of नहीं coagulant दिखा needed था। for coagulation of water increases with the amount of coagulant needed for coagulation water increases with। यानी कहने मतलब कि coagulant जो है वो coagulation के लिए बढ़ेगा, वाटर इंक्रीजेज विथ। अच्छा, इंक्रीज इन टर्बिडिटी ऑफ वाटर, तो मेरे हिसाब से तो ये सही होना चाहिए। डिक्रीज इन टर्बिडिटी ऑफ वाटर, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो बताइए, हमको तो लगता है कि 1 और 3 मेरे हिसाब से सही है। कोगुलेंट मतलब कब ज्यादा ही रिक्वायर्ड होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन।
1 तो हमको भी लग रहा है, और 3 कैसे, ये जरा बता। टेम्परेचर जैसे बता रहे हैं, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो मिक्सिंग उसमें ज्यादा हुआ हुआ रहेगा ना, यानी कि उसको और टेम्परेचर को अगर क्या करेंगे, ये ऐसे तो भी दो दो आसानी से हो जाएगा। दो दो का पेयर बना हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू आंसर भी हम बोल रहे हैं 1 और 3, यानी 1 और 3 है किसी में, है ही नहीं पेयर यार बॉस, ये तो 1 गड़बड़ और हो गया। 3 1 एंड नहीं 4 है। होना चाहिए जी। अच्छा ठीक है, 1 और 3 नहीं है तो 1 और 4 पे जा रहे हैं। ठीक टेम्परेचर है। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा ना तो उसमें हाँ टर्जिडिटी जो है ना वो लो होना चाहिए। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, ऑप्शन बी सही है, 1 और 4 सही है। थोड़ा सा देख लेते हैं बॉस, क्योंकि टेम्परेचर वाला में कंफ्यूज हम भी हो गए अभी। कोगुलेशन फ्लोकुलेशन इज प्रोसेस यूज टू रिमूव टर्बिडिटी कलर एंड सम बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर, ठीक है। दिस पार्टिकल है नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज कोगुलेंट केमिकल न्यूट्राइज देम ड्यूरिंग ये कोगुलेशन। फॉर हाई अल्कलिनिटी वाटर एंड एक्सिव अमाउंट ऑफ कोगुलेंट में भी रिक्वायर, यानी अल्कलिनिटी जिस वाटर का ज्यादा रहेगा उसमें ज्यादा अमाउंट में कोगुलेंट चाहिए, और लोअर जिसका पीएच रहेगा उसमें कम रहेगा, और क्या। फिर टेम्परेचर आल्सो इम्पैक्ट द कोगुलेशन प्रोसेस बिकॉज इट अफेक्ट विस्कोसिटी ऑफ द वाटर। कहाँ था हम लोग का ध्यान, लो जब रहेगा टेम्परेचर तो विस्कोसिटी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा ना। ज्यादा हो गए। तो इसलिए ज्यादा कोगुलेंट की जरूरत है, सही है। चलिए बताइए, ये एलम एज कोगुलेंट इज फाउंड टू बी मोस्ट मोस्ट इफेक्टिव एलम कब होगा, ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है हमको। किस पीएच रेंज के लिए मतलब एलम जो है ज्यादा ये है, सही है। हमको तो लगता है कि 6 से 6 8। to 8 होना चाहिए सी। हाँ सी 6 to 8 है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी। चलिए इस बार बहुमत जीता। ये बताइए, डिटेंशन पीरियड जो है यूजुअली, आपका क्वेश्चन है बताइए, 2 से 6 ओवर मारे क्या, क्या बोलती है पब्लिक। यस। अरे यहाँ कोगुलेशन टैंक है। कॉन्गुलेशन टैंक है, सेडिमेंटेशन टैंक नहीं हो रहा। कोगुलेशन टैंक है, कहाँ से मार दीजिएगा सी। वन वन टू ना वन, सॉरी वो भी नहीं होगा। 30 से 45 मिनट मेरे हिसाब से होना चाहिए, नहीं, क्योंकि 20 से 30 मिनट तक हम लोग उसको शांत रखते हैं, मतलब धीरे धीरे घुमाते हैं। हाँ बी होना चाहिए। जार टेस्ट के हिसाब से हम बोल रहे हैं, गलत भी हो सकते हैं। 1000 टेस्ट के हिसाब से होगा। ठीक है, देख लेते हैं, ऑप्शन सी लेकिन सही है। चलिए देख लेते हैं। सी देता है। अरे देख लेते हैं, सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन जो है ना 2 से ढाई घंटा, और प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए 4, और डिटेंशन पीरियड लगता है मेरे हिसाब से ना कि कोगुलेशन दोनों कर दी। टैंक के लिए था, कोगुलेशन प्रोसेस नहीं लिखा है, सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन का बात कर रहा है ना यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन सही मानते हुए चलिए ऑप्शन सी सही है। किसी को इस पे अथी है, नॉट एग्री भी कोई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एलम क्वेश्चन व्हेन, पूरा अच्छा हाँ से क्या 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 बोलिए। क्वेश्चन हमें कोई क्लियर नहीं चलिए हुआ, मतलब हाँ, पूरा। क्लियर नहीं हुआ, उस पर और सोचिएगा ना। क्या, द एलम व्हेन एडेड एज ए कोगुलेंट इन वाटर, एलम जब कोगुलेंट ऐड करेंगे वाटर में, मतलब एलम को कोगुलेंट के तौर पे ऐड कर रहे हैं, तो डज नॉट रिक्वायर एल्कलिनिटी इन वाटर फॉर फ्लोकुलेशन, मतलब एल्कलिनिटी उसको नहीं चाहिए, मतलब इफेक्ट नहीं करेगा। डज नॉट अफेक्ट पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, इंक्रीजेस पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, डिक्रीजेस पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। एलम को अगर कोगुलेंट के तौर पे ऐड कर रहे हैं तो फ्लोकुलेशन करने का मतलब कि खुद हो जा रहा है, उसको अल्कलिनिटी का जरूरत नहीं है, और पीएच को इफेक्ट नहीं करेगा। पीएच से रिलेटेड ही 3 ऑप्शन है, एक में पीएच को कोई असर नहीं कर रहा है, पीएच को घटा रहा है, पीएच को बढ़ा रहा है। बताइए सोच के। पीएच को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। एलम हमको भी लगता है बी नंबर। ए काहे नहीं होगा। अल्कली का जरूरत पड़ता है, से तो react हाँ प्रेसिपिटेट बनाता है उसी से, और फिर परमानेंट हार्डनेस भी उसी से रिएक्ट करता है, तभी तो बनाता है। हाँ वही तो बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ एलम मिलाने से तो ही तो नीचे पार्टिकल हार्डनेस को दूर करता है, तो एक तरह से फ्लोकुलेशन ही कह सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं, हम कंफर्म नहीं है 45 को, लेकिन डी दे रहा है कि डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू फॉर हाई एल्कलिनिटी वाटर एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोगुलेंट में बी रिक्वायर्ड, ठीक है। जिसका एल्कलिनिटी ज्यादा होगा उसमें कोगुलेंट ज्यादा रिक्वायर होगा, और लोअर पीएच टू द ऑप्टिमल पीएच रेंज, यानी कि पीएच रेंज भी उस केस में कम होना चाहिए। तो एलम का पीएच 8 आयरन का होता है 5.5 से,
6.5 तक दिया हुआ है यार। डी, ऑप्शन डी है। ये सब क्वेश्चन जो है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है। सोचिएगा क्या आंसर क्या रहेगा। देख रहे थे डीप डिक्रीजेस नॉलेज की। रहना चाहिए इसके लिए। चलिए ठीक है। अभी और है, ये बताइए। द केमिकल मोस्ट कॉमनली यूज टू इंक्रीज स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज इज। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट, लाइम या सोडियम परमैंगनेट। यानी कि सेडिमेंटेशन बढ़ जाए, यही ना बोल रहा है कि सेडिमेंटेशन जल्दी जल्दी हो। कौन सा केमिकल है? सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, लाइम या सोडियम परमैंगनेट। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और ये सब हम लोग पढ़े नहीं है, ये सब ऑप्शन से याद होगा। ऑप्शन सी है, लाइम का यूज करते हैं। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। लाइम इन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम लाइम स्टोन से ये बनता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट या डोलामाइट से भी बनता है ये, ठीक है। इट इज यूज टू ट्रीट बोथ, ड्रिंकिंग वाटर को भी ट्रीट करते हैं, वेस्ट वाटर को भी ट्रीट करते हैं। अच्छा, हम देखे तो हैं बॉस कि लाइम को ऐड कर रहा है पानी में जाके ऐसे ही बिना मतलब के, तो यही कारण होगा। इट इज यूज टू ट्रीट बोथ, तो ये हो गया। केमिकली मोस्ट कॉमनली यूज टू इंक्रीज स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज इन लाइम इज लाइम। कहने मतलब है कि इसका यूज करते हैं हम लोग ताकि सेडिमेंटेशन का ये टाइम कम हो जाए, यही ना। स्पीड बढ़ेगा तो सेडिमेंटेशन का टाइम भी कम होगा। सेटलिंग वेलोसिटी को बढ़ा देता है, कहने का मतलब। हाँ, हमको भी क्या लग रहा है कहूँगा, वही है। हाँ हाँ, सही सही बता रहे हैं, सेटलिंग सेटलिंग में। वेलोसिटी को बढ़ा देता है। ये क्वेश्चन देखिए। इन वाटर ट्रीटमेंट रैपिड ग्रेविटी फिल्टर आर एडॉप्टेड टू रिमूव। रैपिड फिल्टर का यूज करते हैं, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर का वाटर ट्रीटमेंट में। डिजॉल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस, डिजॉल्व, ये पता नहीं लग रहा है क्या है। देखिए डी समझना रहा है नंबर होना क्वेश्चन तो। चाहिए। क्या? बी, डी। बैक्टीरिया इन कोलॉइडल सॉलिड्स। अरे देखिए ना, बैक्टीरिया रैपिड का जो ग्रेविटी। करता है पूरा कोलाइड। अच्छा, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर करने मतलब क्या? रैपिड सैंड फिल्टर था भाई क्या? सैंड फिल्टर और फिर हाँ वही स्लो वाला सैंड फिल्टर फिल्टर और वही। रैपिड सैंड फिल्टर जो आता है वही वो तो है, ग्रेविटी में आता है। अच्छा, तो डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक हम्म। सब्सटेंस ये कैसे एक्सपेक्ट करेगा? ये तो स्लो वाला ही ज्यादा बेहतर होता है इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस को रिमूव करने में। डिजॉल्व सॉलिड एंड डिजॉल्व गैसेस, फ्लोटिंग अनऑर्गेनिक, बैक्टीरिया एंड कोलाइडल। बताइए, का पता नहीं लग रहा है आंसर हमको। अरे बोलिए ना कुछ, तब आंसर देखेंगे। मेरे हिसाब से डी लग रहा है सर। बैक्टीरिया एंड कोलाइडल सॉलिड। देखिए, इफेक्टिव कम होता है रैपिड सैंड फिल्टर, उसी हिसाब से बोलिएगा, क्योंकि दोनों में कम होता है ना। इफेक्टिव भी कम होता है प्लेन वाला से। फिल्ट्रेशन और किस लिए करते हैं? बैक्टीरिया डिजॉल्व वाला सॉलिड होना पहुंचाने के लिए चाहिए ना। जी। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बैक्टीरिया को रिमूव करता है 80 to हाँ 90%। हाँ हाँ, सही है, डी है, डी है। 80 से 90%, हाँ ठीक है, ओके। बैक्टीरिया रिमूव तो करता है वो। और बाकी ऑप्शन पे ध्यान देते हैं तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है। डिजॉल्व सॉलिड और डिजॉल्व गैसेस को ये रिमूव नहीं कर पाएगा। फ्लोटिंग सॉलिड और डिजॉल्व इनऑर्गेनिक, ठीक है, यहाँ पे तो होना चाहिए डी ही। देखिए ये क्वेश्चन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन स्लो सैंड फिल्टर इन मिलियन लीटर पर डे पर हेक्टेयर इज अबाउट। ये याद है कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है स्लो सैंड फिल्टर में। बी बी नंबर कंफर्म है। बी हाँ नंबर। भी। अच्छा, हम तो 100 से 200 बी लिखे हुए हैं। मैडम। हाँ तो 150 है ना लगभग, मार सकते हैं आप। मतलब 100 से 200 लिखे हुए हैं, तो बोलिए ऑप्शन ए है जी। 50 से 60 है बॉस। देखिए ना आंसर यहाँ पे। एक सेकंड, जरा क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन स्लो सैंड फिल्टर इन मिलियन लीटर पर डे पर हेक्टेयर। मिलियन लीटर में बताना है और पर डे पर हेक्टेयर। मिलियन लीटर, यूनिट ये के था ना चलते नहीं हो लीटर रहा है। पर मीटर। मिलियन हाँ ये लीटर था बोल ना रहा है बॉस। लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर में था। हम लोग का जो आंसर है ना वो लीटर यूनिट के पर कारण आवर पर लीटर पर आवर पर पर मीटर मीटर स्क्वायर में हम स्क्वायर में लोग का था। ना है, यही बात ना है। और यहाँ हाँ देखिए 100 से यूनिट है, 150 200 यहाँ कुछ जो मिलियन बोलिए। लीटर पर डे में कर दिया पहली बात तो, यूनिट के और कारण पर हेक्टेयर में कर दिया, यानी 10 टू द पावर माइनस, ये -4 में जाएगा ऊपर में। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं इसका कन्वर्जन कुछ किया है। साइज ऑफ फिल्टर, लार्ज एरिया स्मॉल एरिया, ठीक है। स्लो और रैपिड का लिखा हुआ है। इफेक्टिव साइज लिखा है D10। तो समझ रहे हैं, जो हम लोग का काम का चीज है वो कहाँ पे है। अमाउंट ऑफ क्लीनिंग इंटरवल, स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, तो इसमें भी हम ही लोग वाला आंसर लिखा है। 100 से 200 जो है इसके लिए, लार्ज के लिए।
और रैपिड के लिए मतलब कि लार्ज के लिए नहीं, स्लो के लिए 100 से 200, और रैपिड के लिए 3000 से 6000। और यहाँ क्या था, स्लो सेंड है बॉस, रैपिड तो है नहीं। देखिएगा कन्वर्ट करके, ठीक ना। कन्वर्ट करेंगे, हाँ कन्वर्ट करना बताया था। कन्वर्ट करके आ जाएगा शायद, आंसर गलत नहीं होगा। आंसर ए दिया है तो ए होगा, क्योंकि देखिए ना ऐसे भी आवर को कीजिएगा ना, क्या बोलते हैं, डे में, तो 24 का तो आएगा ही, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 100 से 200 बिल्कुल चेंज करेगा, क्योंकि 24 आ रहा है ना। 10 का पावर का सिर्फ बात नहीं है, आवर को कन्वर्ट करने के लिए तो 24 से भागा देंगे ना, इस कारण से 100 और 200 जो है वो चेंज उंज होकर के आ जाएगा। इसको भी देखिए, द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल यूज्ड इन स्लो सैंड फिल्टर इज, इफेक्टिव साइज याद है, ए नंबर, ए नंबर होगा ना। 0.25। चलिए एक स्वर में बोले तो सही बात है। ए नंबर। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। ये बताइए, एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर गिव्स, तो सबसे पहली बात है कि स्लो फिल्टरेशन रेट, रैपिड सैंड तो ठीक है, ये मतलब पहला ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत है। हायर फिल्ट्रेशन रेट, ये तो सही है। लेसर इफिशिएंसी इन रिमूवल ऑफ सी होना बैक्टीरिया, चाहिए, सी। सी ऑप्शन, यानी 1 और 4। हाँ सी नंबर। अच्छा, रैपिड सैंड के कंपेरिजन में था, तो स्लो सैंड फिल्टर ठीक है। हाँ ठीक है, 1 और 4 सही है, यानी कहने मतलब सी बिल्कुल सही आंसर है। ये देखिए, ये सर्सन दिया हुआ है कि स्लो सैंड फिल्टर आर मोर इफेक्टिव इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया देन रैपिड सैंड फिल्टर, ये तो सही लिखा हुआ है। रीजन दिया हुआ है ना कि द सैंड यूजेज इन स्लो सैंड फिल्टर इज फाइनर देन दैट इन द रैपिड सैंड फिल्टर, क्या ये रीजन सही दिया हुआ है? मेरे हिसाब से तो सही है, यानी कहने का मतलब है कि बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब अपना हिसाब चुनिए। आपका हिसाब इतना देर में काहे आ रहा है? ए होना चाहिए। ए होना चाहिए ना। यस। आदित्य कुछ बोल भाई। चलिए ठीक है, ए आंसर सही है। अरे यार इसका आंसर तो दिख रहा था। एयर बाइंडिंग फेनोमिना इज रैपिड सैंड फिल्टर अकर ड्यू टू, यानी एयर बाइंडिंग फेनोमिना जो है रैपिड सैंड फिल्टर में आकर करता है, क्यों? तो एक्सेसिव निगेटिव हेड, मड ए बॉल नंबर, फॉर्मेशन। एक्सिव निगेटिव हेड। बताइए तो इसके बारे में कुछ। ए आंसर तो नेगेटिव हेड आंसर ए ही है। एक्सेस निगेटिव हेड कहने का मतलब यहाँ पे। अरे सर, जो आप नीचे लगा रहे थे ना यूट्यूब मैनोमीटर, हाँ तो उसका जो हाँ हाँ। लेवल रहता है ना मरकरी का, उस लेवल से नीचे चला जाता है। मतलब जो लेवल होना चाहिए मरकरी का, हम्म, उससे नीचे चला जाता है, तो निगेटिव हेड बन जाता है। उससे सारा एयर बाइंडिंग फेनोमेनन हो जाता है। मैम बताए थे। अच्छा, मैम का लेक्चर जल्दी देखते नहीं है। ये आंसर सही है। एयर बाइंडिंग को हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है, इसको देख लेंगे। जनरली वेरी स्मॉल लॉस, ठीक है देख लेंगे बाद में। फॉर्मेशन ऑफ मड बॉल्स भी दिया हुआ है इसमें। ये बताइए, परसेंटेज ऑफ फिल्टर्ड वाटर विच इज यूज्ड फॉर बैक वॉशिंग इन रैपिड एंड फिल्टर इज अबाउट, यानी कितना होना चाहिए परसेंटेज? टोटल वाटर जो फिल्टर कर रहा है ना, उसका परसेंटेज यहाँ पे बताना है कि बैक वॉशिंग में कितना लगता है, कितना होना चाहिए। शायद 2 से 4 नहीं, बैक वॉशिंग के लिए 2 से 4%। हाँ मेरे हिसाब से सही है, 2 सी। बताइए। सही है, 2 to 4%। ठीक है, सी आंसर ही है, 2 से 4%। ये बताइए, पीरियड ऑफ क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज अबाउट, पीरियड क्या है? स्लो सैंड का बात कर रहा है यहाँ पे, तो 2 से 3 मंथ 2 से 3 चाहिए। 2 to 3। हाँ ठीक है। सी अच्छा नंबर। यही अगर रैपिड रहता तो क्या होता? अरे इसमें ऑप्शन 24 नहीं है तो अपने 48 मन। आवर्स है। 1 to 3 day। 2 से 3 डे हम लिखे हैं। अच्छा ठीक है कोई नहीं, हम लोग का आंसर सही है। ये देखते हैं, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेशर फिल्टर इज, यानी कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है प्रेशर फिल्टर का क्या है? लेस देन स्लो सैंड फिल्टर, इन बिटवीन द फिल्ट्रेशन रेट ऑफ स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर, ग्रेटर देन द रैपिड सैंड फिल्टर और इक्वल टू दैट ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर। प्रेशर फिल्टर बीच में ना आता है मेरे हिसाब से। तो ज्यादा होगा। प्रेशर फिल्टर टाइप है ना। सबसे मैक्सिमम लगता है कि इसी का होता है रेट, हाँ शायद ग्रेटर ही होगा। तो रैपिड से भी ज्यादा होता है तो इसका। मेथी का यूज करते हैं हम लोग। सी का ऑप्शन बोले हैं क्या?
सही बोलिएगा होना चाहिए। तब ना आंसर देखेंगे। ये बताइए, डबल फिल्ट्रेशन इज यूज, डबल फिल्ट्रेशन का यूज कब करते हैं बताइए, मैम का क्वेश्चन है ये। टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, फिल्ट्रेशन कैपेसिटी स्लो सैंड, इंक्रीज द फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ रैपिड सैंड, मेरे हिसाब से तो बी हो रहा है। फॉर आइसोलेटेड बिल्डिंग लाइक स्विमिंग पूल होटल, ये का दे दिया जी, फॉर आइसोलेटेड बिल्डिंग लाइक स्विमिंग पूल होटल etc ऑल ऑफ द, बताइए इसमें हमको डाउट है। डबल फिल्ट्रेशन हम लोग यूज कहाँ करते हैं, इस केस में करेंगे। उब गए क्या जी आप लोग? नहीं हुए हैं, उबिए भी नहीं। दो चलेंगे दिन से 15 मिनट और। डिस्कशन, 2 दिन से सब लेकर डिस्कशन टाल दे रहा था, आज धराया सुबह। बताइए अभी तो हम लोग कितना 26 क्वेश्चन किए हैं। डबल सी फिल्ट्रेशन का चाहिए, सी होना चाहिए। सी होना चाहिए। आइसोलेटेड बिल्डिंग लाइक सिम, हमको भी लग रहा है कि डबल फिल्ट्रेशन वहीं करेंगे ना जहां आइसोलेटेड हो, यानी कि महंगा प्रोसेस होता है ना डबल फिल्ट्रेशन, क्या बोलते हैं आप? हम्म दो दो महंगा तो अलग होता अलग, ही है। मैम मैम तो बताए थे कि 2 अलग अलग फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। ऐसे ऑप्शन काटिए ना। स्लो सैंड में तो एक ही टाइप का होता है, ये तो जान रहे हैं, लेकिन ये बात है इंक्रीज द फिल्ट्रेशन कैपेसिटी तो बढ़ेगा डबल फिल्ट्रेशन यूज करने से, ये बात तो है सही। लेकिन स्लो तो अपने ही दे दे रहा है, 99% आप फिल्टर करके दे रहा है, वही 9%, तो अब क्या कीजिएगा 99, डबल उसमें। जैसे कि ऐसे सोचिए ना कि स्लो सैंड फिल्टर तो खुद से स्लो पहले ही से है, और डबल फिल्टर करेंगे तो और स्लो हो हम्म जाएगा मेरे हिसाब से ना। और हाँ हम्म सही बता रहे हैं आपकी, 98 से 99% तो बैक्टीरिया को हटा ही दे रहा है, और सही है वो। प्री यानी ट्रीटमेंट पोस्ट ऑप्शन ए ट्रीटमेंट की नहीं होना आवश्यकता भी चाहिए। नहीं है इसमें। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। और सेकंड ऑप्शन है कि रैपिड सैंड फिल्टर में ठीक है कोर्सर और फाइनर दोनों होता है, लेकिन कोर्स वाला मैम बोले थे कि फिल्टर करता ही नहीं है, तो उस केस में चलिए देखते हैं ऑप्शन ए है सही। जो ऑप्शन गलत काट रहे थे वही ऑप्शन सही है बॉस। टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, ऑप्शन ए, और इसका रीजन भी नहीं दिया है, रीजन आप खुद समझिए। देख रहे हैं ना कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। बहुत ट्रैक है। ट्रैक के पीछे जानते हैं क्या लिखा हुआ रहता है? क्या मैं करता है बताइए। लिखा हुआ रहता है ना कि लटकने तो गिल्ला बेटा। अब कहाँ गए वो खुद समझिए। तो लग रहा है हालात कुछ वैसा ही अभी। क्लीनिंग इज डन बाय, जो ऑप्शन लगता है कि गलत है वही सही हो जा रहा है, क्या किया जाए। द क्लीनिंग इज डन बाय स्क्रैपिंग एंड 1 और रिमूवल। 4। अच्छा क्लीनिंग को डन किया जाता है, स्क्रैपिंग एंड रिमूवल, बैक वन ऑफ वॉशिंग, स्क्रैपिंग रिमूवल, रैपिड सैंड फिल्टर, बैक वॉशिंग, रैपिड सैंड फिल्टर। हाँ क्लीनिंग तो ठीक है, बैक वॉशिंग रैपिड सैंड में कल करते हैं। ठीक है 1 और 4 तो होगा। बैक वॉशिंग रैपिड, बैक वॉशिंग तो स्लो सैंड में करते ही नहीं है। ठीक है 1 और 4 के साथ हम भी जाएंगे, यानी कहने का मतलब है कि थी ना। ठीक है सही था। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजल्ट इन, डिसइंफेक्शन जो है वाटर में वो क्या है? रिमूवल ऑफ टर्बिडिटी, रिमूवल ऑफ हार्डनेस। आपका क्वेश्चन है क्या दीपक जी? आप ऐसा क्वेश्चन लगता है एक और पूछे सी थे। नंबर। किलिंग डिजीज ऑफ बैक्टीरिया, सी होगा। डिसइंफेक्शन वही होना चाहिए मेरे हिसाब से भी। ऑप्शन हाँ सी सही। पैथोजन बैक्टीरिया है, डीसी बैक्टीरिया। देखिए जो हम बताए थे ना कि डिसइंफेक्शन का बहुत सारा एडवांस मेथड है, तो बता रहे हैं लाइम वाला तो कॉमन मेथड ही एडवांस नहीं है, ओजोन वाला एडवांस है, यूवी ट्रीटमेंट एडवांस हो जाएगा आपका, और बाकी सब नॉर्मल है। पोटेशियम देखिए परमैंगनेट पोटेशियम पर मैग्नेट, आपका डाउट दूर हुआ। यहाँ डिसइंफेक्शन में यूज करते हैं। और जो हम बताए थे क्या, करते हैं। हाँ फ्री कोल वाला बताए थे ना, फ्री कोल वाला, यानी चारकोल का यूज करते हैं, हम्म, कोक का यूज करते हैं, डिसइंफेक्शन में उसका यूज कर देते हैं। यूसेज ऑफ क्लोरीन, चलिए ये वाला देखिए, द डिसइंफेक्शन इफिशियंसी ऑफ क्लोरीन इंक्रीजेस बाय, डिसइंफेक्शन इफिशियंसी जो है क्लोरीन का वो इंक्रीज कैसे करेगा? डिक्रीजिंग द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला ये। क्लोरीन का कैसे बढ़ेगा? लगता नहीं पढ़े अभी हम लोग, इन्फेक्शन नहीं ना पढ़े हैं, इसको रहने देते हैं। ऑप्शन डी था आंसर सही, यानी कि ओनली थर्ड क्या था? इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। ये अभी नहीं पढ़े हम लोग। क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ये भी नहीं पढ़े हैं। द प्रोसेस इन विच क्लोरिनेशन इज डन, हाँ ठीक है यहीं तक रहने देते हैं आज, नहीं क्योंकि अब आ रहा है आगे वाला, अभी पढ़िएगा ना डिसइंफेक्शन इसमें वगैरह डी होना पढ़िएगा ना। चाहिए ना। किसमें? इसमें ब्रेक पॉइंट हाँ क्लोरिनेशन। देखिए तो हम आंसर। ऑप्शन सी है बॉस।
देखिए सी मारने का कारण दिया ना, सुपर क्लोरिनेशन। क्लोरीनेशन। अच्छा, इन्फेक्शन हम लोग पढ़े कहाँ, डिसइंफेक्शन अभी आगे का प्रोसेस है।